अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार करी हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, शहर फैसलाबाद की बात की जाए तो गुज़श्ता दिन हल्की बूंदाबांदी की वजह से मौसम जहां खुशगवार हुआ, वहां खुशी की बात यह भी है कि शहर के अंदर दिन ब दिन अब स्मोक का राज जो है वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्मोक का राज अब क्यों खत्म हो रहा है कि फिजा में जो माहौलियाती आलूदगी के जर्रात थे वो बारिश के पानी की वजह से अब बैठ गए और स्मोक जो है उसका स्टार्ट कम होने की वजह से अब शहरी भी खुश हैं और उनको अंदर जो खौफ पाया जा रहा था वो भी कम होता दिखाई दे रहा है। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा रात 22 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम दर्जा रात जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और हवा में नमी का तनासुब बढ़ रहा है। रातें मजीद सर्द हो रही हैं, दिन भी अब कदरे गर्म नहीं रहे क्योंकि दर्जा रात दिन ब दिन कम होता चला जा रहा है और अब वो दिन भी दूर नहीं कि चंद दिनों बाद अब ठठरती सर्दी जो है वो दिन के औकात में भी आपको महसूस होगी। तो जनाब, ये तो था मौसम का अहवाल। अगर खास तौर पे शहर फैसलाबाद या इसके साथ साथ पंजाब और पाकिस्तान की बात की जाए तो ऑयल की कंजप्शन के हवाले से पाकिस्तान जो है उसका एक बड़े मुल्क में शुमार होता है। यहाँ पे जितने भी खाने बनाए जाते हैं उसके लिए खास तौर पे ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पंजाब में खास तौर पे ज्यादा ही ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। घरों के अंदर जो हंडिया बनती है, रेस्टोरेंट्स के अंदर जो हंडिया बनती है, तो एक बड़ी इंडस्ट्री है और इसके अंदर पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है। एक अंदाजे के मुताबिक अगर देखा जाए तो 300 अरब रुपए की हर साल दरामदात बाहर के मुल्क से या तो वो सीड की शक्ल में या पाम ऑयल की शक्ल में की जाती है। मुख्तलिफ मटीरियल बहुत सारी कंपनीज की तरफ से मंगाया जाता है और यहाँ पे ऑयल को रिफाइन किया जाता है और पाम ऑयल अगर मंगवाना हो तो वो डायरेक्टली इंपोर्ट किया जाता है हमारे मुल्क के अंदर। तो ये एक बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन मुश्किलात आखिर क्या पेश आ रही है? यहाँ पे सीड्स वैसे प्रोड्यूस क्यों नहीं की जा रहे? इतनी 300 अरब की अगर ये इंडस्ट्री है तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। यहाँ पे भी ऐसे ऑयल के लिए सीड्स जो हैं वो जनरेट करने चाहिए ताकि एक बड़ी इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर भी इस हवाले से वजूद में आ सके। इस मौजू पे आज गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दे रखी है। हमारे साथ अब्दुल रहमान मौजूद हैं जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं और उनके साथ साथ हाफिज साद हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि खास तौर पे स्पेशलाइजेशन रखते हैं ऑयल के हवाले से और यूब रिसर्च से इनका ताल्लुक है। तो वेलकम करते हैं जनाब आप दोनों को शो के अंदर। पहले मैं हाफिज साहब की तरफ जाना चाहूंगा और उनसे गुफ्तगू करता हूं। हाफिज साहब, क्या कहेंगे, इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने के बावजूद भी उस तरह से इकदाम नहीं किए जा रहे इस इंडस्ट्री को फ्लरिश करने के लिए, खड़ा करने के लिए जिस तरह से किए जाने चाहिए, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखें जी, गवर्नमेंट सतह पे अब इसके लिए आगाही शुरू कर दी गई है। गवर्नमेंट ने इसके लिए जो है एक सब्सिडी प्रोग्राम लॉन्च किया है कि 5,000 रुपये फी एकड़ सब्सिडी दी जाएगी जो ऑयल सीड्स काश्त करेंगे, जिसमें कैनोला और मेन सनफ्लावर है। ये दो अहम फसलें हैं पाकिस्तान की जिनके ऊपर हम तवज्जो दे के मुल्की जो सतह पे जो तेलदार जो अजनास है इनकी पैदावार को हम बढ़ा सकते हैं। दूसरे नंबर पे फिर हम एक इसके साथ साथ एक तरफ तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं कि ये हम ऑयल करते हैं, इसके साथ साथ हम एक चीज़ एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, वो है तिल। तिलों की बड़ी मिकदार जो हम यहाँ पैदा करते हैं वो एक्सपोर्ट होती है। पिछले साल हमने तकरीबन 10 अरब रुपए के जो तिल हैं वो एक्सपोर्ट किए हैं। तो गवर्नमेंट ने इसकी पैदावार बढ़ाने के लिए इसके ऊपर भी सब्सिडी दी है और 2,000 रुपये फी एकड़ सब्सिडी का अनाउंसमेंट की है और फार्मर को ये सब्सिडी दी जाएगी फी एकड़ के हिसाब से। तो इंशाल्लाह इससे जो है पैदावार मुल्क की सतह पर बढ़ेगी। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, पैदावार तो बढ़ेगी, लेकिन जब कैनोला ऑयल के हवाले से बात की जाए या सनफ्लावर सीड के हवाले से गुफ्तगू की जाए, क्या इनफ प्रोडक्शन हो रही है हमारे मुल्क में? नहीं जी, अभी तो ऐसा नहीं है। देखें, आज से कुछ साल पहले तो इस पे तवज्जो नहीं थी, बिल्कुल गवर्नमेंट की भी तवज्जो नहीं थी, फार्मर्स की भी तवज्जो नहीं थी। फार्मर भी इसे ऐसे एज अ माइनर क्रॉप लेते थे। लेकिन 3 साल पहले गवर्नमेंट ने इसके ऊपर तवज्जो देनी शुरू की तो फार्मर भी मोटिवेट हुआ। फार्मर ने जो है अपने एरिया के अंदर इसकी कल्टीवेशन बढ़ा दी। खासतौर पे अगर हम कैनोला और जो राया सरसों की बात करें तो ये अब हम 8 लाख एकड़ तक पहुंच गए पंजाब के अंदर। खासतौर पे इस पर खासतौर पे किसान भी और गवर्नमेंट भी तवज्जो दे रही है और पिछले साल जो है लगा है 8 लाख एकड़ पे लगा है और इस साल उम्मीद की जा रही है इससे भी ज्यादा इंशाल्लाह लगेगा। तो ट्रांसजेनिक सीड्स यूज किए जा रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान में ट्रांसजेनिक का भी बैन है। खासतौर पे कैनोला सिर्फ कॉटन के अंदर इसकी इजाजत है, बाकी अभी इसमें जरूरत भी नहीं है क्योंकि कैनोला खुद ब्रीडिंग के जरिए बना हुआ है। इसकी ट्रांसजेनिक की जरूरत नहीं है। जो इंपोर्ट हो रहा है सीड वो भी ट्रांसजेनिक नहीं है। बहुत सारी बीमारियां इस पे लागू होने की वजह से प्रोडक्शन तो ओवरऑल कम होती होगी। अब बीमारियों से जैसे आप कॉटन की बात कर रहे हैं, बीटी कॉटन के अंदर बहुत सारी लश्करी सूंडी और
जेमिनाई वायरसेस जो अटैक करते हैं उनके लिए खास तौर पे स्ट्रेटजी बनाई जाती है और जीन्स कुछ क्लोनिंग के जरिए इंसर्ट किए जाते हैं ताकि उनको रेजिस्टेंट बनाया जाए। इसी तरह इसके अंदर भी तो बहुत सारी बीमारियां होंगी, रेजिस्टेंट बनाने के लिए ट्रांसजेनिक या क्लोनिंग का प्रोसेस यूज करते हो? नहीं, इसके लिए हम कन्वेंशनल ब्रीडिंग अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद यूज कर रहा है और इस सिलसिले में हमने बहुत अच्छी वैरायटीज बनाई हैं जो बीमारियों के खिलाफ भी क़ुव्वत मुदाफ़त रखती हैं और हमारा जो मुकामी मौसम है, खासतौर पर हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसके खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त रखती हैं और अच्छी पैदावार की हामिल हैं। और दूसरा हमने इस पर आता है कीड़ा आता है जिसे हम कहते हैं एफिड कहते हैं आमतौर पर, तेला, सब्ज तेला या तेला उसे कहा जाता है, वो आता है। उसके लिए हमने स्ट्रेटजी बनाई है कि काश्तकार जो अक्टूबर के पहले हफ्ते में केनोला को काश कर लेंगे या राय को काश कर लेंगे तो वो उसके जो हमला होता है जिस वक्त उसे एस्केप कर जाएगा और उसकी पैदावार पर असर नहीं होगा और अच्छी पैदावार होगी। और जो काश्तकार लेट करेंगे उससे ये जिस तरह आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज आ रहा है, अक्टूबर का शुरू में गर्मी थी और फिर एकदम जो है ऐसा मौसम कूलिंग की तरफ चला गया, तो जो काश्तकार अब लेट करते जाएंगे, लेट लगाएंगे, उनकी पैदावार भी असर होगा क्योंकि उसे प्रॉपर ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए पौधे को जो है टाइम नहीं मिलेगा, पूरा लाइफ साइकिल उसका मुकम्मल नहीं होगा। जैसे ही उगेगा उसके बाद ठंड पड़ जाएगी, उसकी ग्रोथ स्टंट हो जाएगी, उसके बाद फिर जब जैसे मौसम नॉर्मल होगा तो वो फौरन फ्रूटिंग की तरफ चला जाएगा और उसकी पैदावार पे जो है बहुत बुरे असरात पड़ेंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमारे साथ अब्दुल रहमान भी मौजूद हैं, इस हवाले से उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। अब्दुल रहमान, पीडीएम की जानिब से ये इल्जाम लगाया जा रहा है और कहा जाता है कि किसान को हमेशा इग्नोर किया गया है और किसान को उस तरह से फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं किए गए, उस तरह से हकूक नहीं उनके दिए गए जैसे दिए जाने थे। आप क्या कहेंगे, इनकी हुकूमत में वैसे दिए गए थे जैसे अब हो रहा है? ये कितना मुतजाद है इन दोनों में? देखिए हनान, पाकिस्तान की तारीख में जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है तो फिर किसान के लिए जो बेहतरी आती है। देखें आप 2008 से 13 में जो गंदम के जो अमदादी कीमत है वो इन्होंने 1300 तक की, जिसकी वजह से 5 साल हमें गंदम का मसला नहीं पैदा हुआ। उसके बाद नून लीग ने पूरे 5 साल में सिर्फ 100 रुपया बढ़ाया, जिसका नतीजा हमने देखा कि यहाँ पर कई सालों से जो गंदम का क्राइसिस है। इसी तरह से बाकी रेट्स भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की जानब से जो सब्सिडी है वो भी ज़्यादा दी जाती है, अमदादी कीमत भी बढ़ाई जाती है। नतीजातन हम फूड में एटलीस्ट जो क्राइसिस है उससे बाहर आ जाते हैं। फूड का सिक्योरिटी का जो मसला हमें पैदा नहीं होता जब भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई। अभी सिंध का देख लें कि उन्होंने 2000 पे गंदम का रेट मुकर्रर किया। अब क्या होगा, पहले जब रेट इकट्ठे होते थे 18 अमेंडमेंट से पहले तो सिंध से गंदम 1 माह पहले आ जाती थी और पंजाब में फरोख्त होती थी। अब ये नहीं होगा क्योंकि सिंध गवर्नमेंट उसका 2000 रुपया देगी और वो सिंध की गंदम सिंध में रह जाएगी और पंजाब में जो पहले से ही क्राइसिस चाह रहा है, बाहर से गंदम मंगवाना पड़ रही है। और इसमें जब उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी ख़त्म की तो ये गंदम 2200 रुपये फी मान पड़ी। अगर इंपोर्ट ड्यूटी लगाते तो 3000 रुपये फी मान पड़नी थी। यानी कि हम बाहर से 3000 रुपये फी मान गंदम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन अपने किसान को पहले 1400 रुपये दिया, अब 1650 देंगे। यानी कि ये इतना बड़ा तजाद देख लें आपके। जो हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान गवर्नमेंट है, इसके पीछे स्ट्रेटजी क्या है अब्दुल रहमान? बाहर से इंपोर्ट करते वक्त महंगी, यहाँ के किसान को उसका मुआवजा नहीं देना, स्ट्रेटजी क्या है इसके पीछे? हनान, देखिए जो लोग कैबिनेट में बैठे हुए हैं उनमें से बेशतर वो लोग हैं जो जिम्मेदार नहीं है, जिनको जिम्मेदारों के मसाइल का पता नहीं है। बेशतर वो लोग हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो एक्सपोर्टर्स इंपोर्ट। लेकिन यहाँ पे वहां पे बैठे एक चीज ये भी तो देखनी चाहिए ना कि मुल्क के मफाद में क्या चीज है। मतलब यहाँ पे गंदम भरी पड़ी हो और बाहर से आप इंपोर्ट कर रहे हो, ये तो एक लॉजिकल जो है वो बात है। तो इस हवाले से उनको कोई बताने वाला नहीं है, कोई इंतजामिया का, कोई जो सेक्रेटरी है फूड का, कि हमारे यहाँ इतनी पैदावार पड़ी है, हमें बाहर से मंगवाने की, इंपोर्ट करने की जरूरत है। देखिए ब्यूरोक्रेसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी जेबें भरती हैं। देखिए जब इंपोर्ट होती है, इतनी बड़ी तादाद में इंपोर्ट होती है, जैसे कि ऑयल सीड 300 अरब रुपया, तो ये कई लोगों की जेब में पैसे जा रहे होते हैं। यहाँ पे अगर कोई चीज़ तैयार हो जाएगी, वो हम एक्सपोर्ट करेंगे तो वो तो चंद लोगों को फ़ायदा होगा जो लगा रहे हैं, मुल्क को फ़ायदा होगा। लेकिन बदकिस्मती से मुल्की फ़ायदा सोचने की बजाय जो लोग कैबिनेट में बैठे हैं वो ज़ाती फ़ायदे सोचते हैं। ये देखें कि चीनी यहाँ पर कितनी ज़्यादा तैयार हो रही होती थी, 50 रुपये 52 रुपये नून लीग की गवर्नमेंट गई है, 48 रुपये थी और अचानक 100 रुपये पर पहुँच गई। अब देखें, पहले उन्होंने गवर्नमेंट से सब्सिडी लेकर एक्सपोर्ट करवाई जो माफिया चीनी का, उसके बाद वही चीनी जब महंगी हो गई तो उसका रेट 100 रुपये कर दिया। अब देखें कि कई अरब, 1 केजी के पीछे जब 1 रुपया बढ़ता है तो कितना बड़ा उनको फायदा होता है और ये अचानक से डबल रेट हो गया। कितने अरब रुपए शुगर मिल्स माफिया ने कमा लिए। फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट से सब्सिडी लेके अपने अखराजात पूरे कर लिए वो अलग है। देखिए शुगर मिल तमाम इंडस्ट्री से ज़्यादा कमा रही है और
इनकी जो हवस है वो कम नहीं होती। इसी तरह दूसरा माफिया जो बैठा हुआ है यहाँ पर, सीड माफिया, यहाँ पर हाफिज साहब ने जिक्र किया कि 8 लाख एकड़ हमने यहाँ पर लगाए हैं जो ऑयल सीड्स के, तो इसमें 1.5 लाख सीड जो एकड़ है सीड वो बाहर से इंपोर्ट किया गया। यानी कि हमें यहाँ पर अपने किसान को फ़ायदा देकर यहाँ पर जो बल्क मकदार में चीज़ें बनाने के बजाय बाहर से इंपोर्ट करने में ज़्यादा दिलचस्पी होती है, क्योंकि उससे कुछ लोगों को पैसा मिल रहा होता है जो भी हुकूमत में बैठा हो। और क्वालिटी भी उनकी उतनी बेहतर नहीं होती जितनी यहाँ की गंदम की बेहतर है। जी आपने ठीक कहा, क्योंकि देखिए क्वालिटी वाइज हमारी गंदम है या इंडिया की है या न्यूजीलैंड की है वो बहुत बेहतर होती है। ये जो गंदम मंगवाई है ये मिक्स करके लोगों को दे रहे हैं या ये फीड में इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि ये ब्राउन टाइप गंदम है जिसका आटा खाने के काबिल यहाँ के लोगों के लिए वो कभी भी पसंदीदा क्योंकि नहीं हमारे लोगों के टेस्ट बड्स डेवलप हुए होते हैं और उनको जब अच्छी क्वालिटी का आटा खाने की आदत पड़ी हो तो बाहर से इंपोर्ट अगर लो क्वालिटी का होगा तो वो तो फौरन पहचान लेंगे उसे। बिल्कुल, और इसी वजह से देखें कि हुकूमत के जो मुखालफत भी हो रही है, लोग इस पे अपनी रिजर्वेशन का भी इजहार कर रहे हैं कि कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है। देखिए हनान, जब भी क्राइसिस आता है तो हुकूमत में बैठे लोग पैसा कमा रहे होते हैं, ब्यूरोक्रेसी कमा रही होती है। इसका अल्टीमेटली जो नतीजा है वो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तो निकलता है, वो शायद ना कमा रहा हो, लेकिन जो उनके नीचे टीम होती है, जो स्पेशली गैर मुंतखब अफराद देख लें कि इनकी टीम के जो 50 रुकनी कैबिनेट में से 17-18 के करीब गैर मुंतखब अफराद है जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता हुकूमत रहती है जाती है या ना ही ये वोट लेके आए हैं और ना ही इन्होंने आगे वोट लेना है। मसला उनके लिए बनता है जो वोट लेके आए होते हैं वो चीख रहे होते हैं असेंबली में। देखें फैसलाबाद में भी वोट लेने वाले असेंबली में चीखते हैं कि लोग जो आटा महंगा होने पर, चीनी महंगी होने पर किस तरह से हुकूमत के खिलाफ। देखिए अब एक्सपोर्ट इन्होंने बढ़ा ली है, डेफिसिट भी लेवल पे आ गया, लेकिन इसके बावजूद जो मुखालफत है वो कम नहीं हो रही। इसी वजह से ये बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवा पा रहे, लेट कर दिया। अब इन्होंने मजीद उस पर एक कमेटी बना दी है, शायद 6 माह 1 साल लेट हो जाए। इमरान हुकूमत को पता है कि अब जो ही कोई इलेक्शन अनाउंस होगा तो इन्हें जो इनकी क्रेडिबिलिटी है या जो इन्हें वोट बैंक है वो इनका बड़ा मुतासर होगा। कहीं इनके एमपीएम मैंने आप अवामी मीटिंग्स में नहीं देखे होंगे। देखें ये शादियों का सीजन चल रहा है, जहां देखें नून लीग पीपल्स पार्टी के लोग तो मिलते हैं, पीटीआई के लोग गायब हैं। ये कहीं पे कोई अपना जलसा नहीं कर पा रहे। अभी 2 दिन पहले जिला कौंसिल में लेबर कन्वेंशन किया है, ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 बंदे होंगे। ये पूरे फैसलाबाद की सूरत हाल है, तो ये इनके लिए बड़ा मसला बना हुआ है। अच्छा वो बंदे भी गिने चुने, मतलब हर इवेंट में वही आपको 50-60 नजर आएंगे, उससे ज्यादा नहीं है। एग्जैक्टली वही बंदे जो इनके, मुझे लगता है वो शायद ओहदेदारान और इसी लालच में आ जाते हैं कि ओहदा बच सके। देखिए ना, ये टाइगर फोर्स बना दिया आपने, फलां यूथ विंग बना दिया, फलां ओहदे दे दिए, नायब सदर बन गए। 2000 लोग तो यहाँ पर ओहदों पे बैठे होंगे फैसलाबाद में, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाएंगे क्योंकि फिर उन्हें अपनी जो मकबूलियत है उसका पता चल जाएगा कि वो इलेक्शन में लूज कर जाएंगे। और इसमें भी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो सबसे ज़्यादा रुकावटें डाल रही है, क्योंकि उन्हें अच्छे से अंदाज़ा है कि जो उनके इकदाम है वो आम आवाम के हक में नहीं रहे। हमारी आवाम चीनी का रेट देखती है, आटे का रेट देखती है, बिजली का रेट देखती है, पेट्रोलियम मसनूआत का रेट देखती है। अब देखें असद उमर जो जब अपोजिशन में थे रोज़ कहते थे इतना पैसा जो टैक्स लगाया जा रहा है, कि तब 70-75 रुपये लीटर था जो पेट्रोल। और यूं महसूस किया जाता था असद उमर कोई बहुत बड़ी बला है, अगर पाकिस्तान में इनको वजारत मिल गई तो चुटकी मार के हालात जो है वो बेहतर कर देंगे और बड़ा माहिर है इन कामों के अंदर ये तो। लेकिन जैसे ही इनके पास वजारत आई सूरत हाल बिल्कुल इससे मुनफरिद थे। बिल्कुल आपने ठीक कहा। हमें ये लगता है कि ये हुकूमत जो है वो अपनी बातों पे जो खड़ी है, सिर्फ बातें करती है। अभी भी देख ले, किसी से पूछ ले हालात कैसे हैं तो वो कहेगा कि जी हालात तो बड़े ठीक है, हमने ये कर दिया वो कर दिया। अच्छा यूं महसूस होता है हुकूमत मार्केटिंग बहुत अच्छी करती है मार्केटिंग अपनी गवर्नमेंट की बहुत अच्छी करती है, लेकिन जब डिलीवर करने की बात आती है तब सूरत हाल इससे मुतजाद नजर आती है। बिल्कुल आपने 100% ठीक कहा कि मार्केटिंग की अभी भी जो मार्केटिंग की टीम है वो अपनी बड़ी स्ट्रॉन्ग है अभी भी, लेकिन जो मौजूदा अमली सूरत हाल है जिसमें आप देख लें कि घर से जब तक हम दफ्तर पहुंचते हैं रास्ते में सड़कों की टूट फूट, ट्रैफिक सिग्नल्स की खराबी, हमें स्ट्रीट लाइट्स का मसला, पार्कों का मसला, ये तमाम चीज़ें नज़र आती हैं। अगर कहीं मैन होल्स हैं तो उनके ढक्कन नहीं होते, वो कोई नहीं लगा रहा होता, मुलाजमीन अपनी तनख्वाहों के लिए एहतजाज कर रहे होते हैं, FWMC को फंड्स नहीं मिले, सफाई का मसला पैदा होना शुरू हो गया। ये तमाम मसले हैं जिन पर कोई तवज्जो नहीं है। जब भी प्राइम मिनिस्टर साहब बात करेंगे करप्शन पे करेंगे, जब भी बात होगी फलां लूट के खा गया, फलां लूट के खा गया, फलां को जेल में डालना है, इससे ये एक इस तरफ नहीं आ रहे कि मैंने आपके लिए क्या किया है, आपके लिए किस तरह से महंगाई कम की है, आपके लिए किस तरह से चीजें ज्यादा आसान बना दी पहले से, बरामदात कितनी हुई है, दरामदात कितनी हुई है, इस हवाले से कुछ नहीं बता रहे, बस सियासत में उलझे हुए हैं और उस सियासत का आवाम को कोई फायदा नहीं।
बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आम आवाम जो है वो बड़ी मुतासिर है, जो बड़े लोग हैं वो तो खा रहे हैं। देखिए ये एक एक्सपोर्टर्स जो अपनी एक्सपोर्ट करता है उसको तो फ़ायदा पहुंच जाता है, लेकिन जो नीचे आवाम है, जो उसका मजदूर है, जिनकी रोज़मर्रा का मसला ही आटा चीनी दाल की कीमतें हैं, सब्ज़ी की कीमतें हैं, उसके लिए जो बड़ा मसला बना हुआ है, रोज़गार बड़ा मसला बना हुआ है। कहने को तो ये कहते हैं कि हमने लाखों लोगों इतने लोगों को जॉब्स देंगे, लेकिन लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। बिल्कुल बेरोजगार हैं और इस बेरोजगारी के हवाले से भी मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ हाफिज साद मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। अच्छा, प्रोडक्शन के हवाले से इसकी बात कर लेते हैं कि इसकी प्रोडक्शन को सीड्स की, जो कनोला ऑयल के सीड्स हैं या फिर सनफ्लावर के सीड्स हैं या दीगर ऑयल के लिए जो प्रोडक्शन है, इसको किस तरह से इन्हेंस किया जा रहा है, हमारे अदारे इस हवाले से क्या कर रहे हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो जो क्वालिटी की अच्छी वैरायटीज़ और ऐसे हाइब्रिड्स होने चाहिए जिनकी पैदावारी पोटेंशियल ज़्यादा हो, जिनके अंदर बीमारियों और कीड़ों के खिलाफ और मौसमी हालात के खिलाफ मुदाफ़ियत हो। इस सिलसिले में जो अयूब रिसर्च में ऑयल सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद है, वो ऐसी वैरायटीज़ बना रहा है जिनकी पैदावार जो है आम जो वैरायटीज़ हैं उनसे ज़्यादा है। और इस सिलसिले में जो कैनोला के अंदर रिसेंटली अयूब रिसर्च ने सांदल कैनोला और सुपर कैनोला के नाम से वैरायटीज़ बनाई हैं, जिनका पैदावारी पोटेंशियल जो इंटरनेशनल हाइब्रिड्स आ रहे हैं उनसे भी ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे जो हमारा दूसरा सेक्टर कमज़ोर था कि हम सनफ्लावर का जो हाइब्रिड सीड था वो टोटल इंपोर्ट कर रहे थे। इस सिलसिले में भी अब अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद ने सनफ्लावर के हाइब्रिड्स बना लिए हैं, जिन्होंने इस साल जो हमारा एक पूरे मुल्की लेवल पे एक ट्रायल होता है जिसे पीआरसी में कोऑर्डिनेटर ऑयल सीड कंडक्ट करता है, और उसमें जो है कोडेड एंट्रीज जाती हैं। उन हाइब्रिड्स ने जो इंटरनेशनल हाइब्रिड्स थे और ऑलरेडी जो अप्रूव्ड हाइब्रिड हैं, चेक हाइब्रिड है, उनसे पैदावार ज़्यादा दी है। और इस सिलसिले में एक हाइब्रिड दो हाइब्रिड हमारे जो वेराइटी एवेल्यूशन कमेटी पीआरसी की है उसने अप्रूव कर दिया, रिकमेंड कर दिया है। और उसके बाद अब एक हाइब्रिड हमारा जो शॉर्ट ड्यूरेशन है, खासतौर पे जो हमारा जो सनफ्लावर है ज़्यादा लगता है कॉटन एरिया में, 80% से ज़्यादा सनफ्लावर कॉटन एरिया में लगता है, और उस इलाके की जो डिमांड है शॉर्ट ड्यूरेशन है। जो बाहर से हम सीड इंपोर्ट करते हैं वो लॉन्ग ड्यूरेशन के हाइब्रिड हैं, वो तकरीबन 130 से ज़्यादा दिन लेते हैं। और ये जो हमने मुकामी सतह पर हाइब्रिड जो बनाया है ये 110 से 115 दिन लेता है, और फार्मर को टाइमली जो कॉटन लगाने के लिए टाइम मिल जाता है, क्योंकि टाइम पे कॉटन लगेगी तो उसकी पैदावार भी अच्छी होगी और कीड़ों से बचेगी। तो दूसरी ये तो कर रहे हैं रिसर्च के इदारे की अच्छी पैदावार के हामिल वैरायटीज़ और हाइब्रिड मुकामी सतह पर बना रहे हैं। दूसरा फार्मर का करने का काम क्या है, उस सिलसिले में जो है जो जब भी कोई वैरायटी या हाइब्रिड बनाया जाता है उसकी एक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी बनाई जाती है कि इतनी खाद डालनी है, इस टाइम पे आपने इसको ग्रो करना है, इसको कीड़ों के लिए जड़ी बूटियों के लिए इस तरह बचाना है। काश्तकारों को चाहिए कि उस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें उसके मुताबिक, खास तौर पे जिस तरह अब क्लाइमेट चेंज आ रहा है, इसके अंदर वक्त काश्त बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है कि अगर जो टाइम पे लगी हुई फसल होगी वो कभी भी, वो कोई भी फसल हो, चाहे गंदम की फसल हो, कॉटन हो, तेलदार अजरास हो, शुगर केन हो, जो वक्त पे लगी फसल होगी कभी भी लेट या जो ज़्यादा अर्ली फसल लगा ले उसका मुकाबला नहीं हो सकता। तो इसलिए काश्तकारों को चाहिए कि वक्त पे काश्त करें अपनी, और उससे ज़्यादा पैदावार लें। इसकी मिसाल इस तरह है कि देखें, आज से तकरीबन 3 साल पहले हमारी एवरेज प्रोडक्शन ऑयल सीड की कैनोला की तकरीबन 10 मन फी एकड़, 10 से 11 मन थी। जो अब काश्तकारों ने मोटिवेशन हुई है, अवेयरनेस हुई है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, तो अब हम 16% तक पूरे पंजाब के अंदर पहुंच गए हैं, जिसमें बारानी भी है और जो है हमारा इरीगेटेड एरिया भी है। और अगर हम इरीगेटेड की बात करें तो इसमें 20 मन पर एकड़ के हिसाब से एवरेज आ रही है पंजाब की। जो देखें 3 सालों के अंदर ही एक बड़ा अच्छा जंप है और बड़ी अच्छी एक खुशाइंद बात है कि हम 5 मन फी एकड़ और 10 मन फी एकड़ तक चले गए हैं, बढ़ा ली हमने अपनी प्रोडक्शन। इसी तरह मजीद अपनी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को, अच्छे बीज इस्तेमाल करें और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को जो है अडॉप्ट करें, और जिस तरह जो ज़राई माहिरीन अपनी तजावीज़ देते हैं उस पर अमल करें, तो अपनी फी एकड़ जो है प्रोडक्शन बढ़ाएं, उससे काश्तकारों को भी फ़ायदा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी इनकम में इजाफा होगा और मुल्क की सतह पर भी हम अपनी प्रोडक्शन को इजाफा कर लेंगे उसके अंदर। अच्छा, आजकल ये देखने को बड़ा मिल रहा है कि हमारे यहाँ पे ग्रेडियंट नहीं बन पा रहा, जिस तरह से चीज़ों को मैनेज करना चाहिए वैसे नहीं हो पा रही। अगर खास तौर पे बिजाई के हवाले से मैं गुफ्तगू करूं, कितनी जगह पे कॉटन लगनी चाहिए, कितनी जगह पे शुगर केन लगना चाहिए, कितनी जगह पे गंदम लगनी चाहिए, कितनी जगह पे सनफ्लावर लगना चाहिए, इस तमाम हवाले से जो स्ट्रेटजी पंजाब के अंदर खास तौर पे देखने को मिलती है, उस पे अमल दरामद उस तरह से होता हुआ नजर नहीं आता। आखिरकार इसके पीछे क्या वजह है?
देखें जी, सबसे पहले हमें अपनी मुल्की सतह पे देखना चाहिए कि हमारी ज़रूरियात कितनी है। गंदम की कितनी ज़रूरत है, कॉटन की कितनी ज़रूरत है, शुगर केन की कितनी ज़रूरत है। ख़ासतौर पे अगर हम बात करें गंदम की और शुगर केन के हवाले से, क्योंकि इसका कंपटीशन ऑयल सीड के साथ बनता है कि वही वक्त होता है कि जिस टाइम शुगर केन लग रहा होता है और गंदम लग रही होती है और उसी टाइम ऑयल सीड होता है। अगर हम अपनी मुल्की ज़रूरत को देखें कि हमें साल में इतनी गंदम चाहिए, वो कितने एकड़ पे लगनी चाहिए, ठीक है। और इसी तरह शुगर केन को अब तकरीबन 8 मिलियन हेक्टेयर से ज़्यादा जो है गंदम लग रही है और इसी तरह तकरीबन 1.5 मिलियन हेक्टेयर के करीब जो है हमारा शुगर केन लग रहा है। अगर इसको हम मुल्क की जरूरत के मुताबिक लेके आए तो तकरीबन हमारे पास 2 मिलियन हेक्टेयर बचते हैं जिस पे हम ऑयल सीड्स लगा सकते हैं। और अगर इस पे हम ऑयल सीड लगाएं और उसकी सही प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके उसकी पैदावार को बढ़ाएं तो हम 40% जो हमारी जरूरत है मुल्क की ऑयल सीड्स की, उसको हम पूरा कर सकते हैं, उससे ज्यादा तक जा सकते हैं। सिर्फ हम गंदम और शुगर केन को ही अगर हम उसको उतना लगाएं कि जितनी हमारी जरूरत है, उससे ज्यादा उसमें ये होगा कि हम रेट में भी उसमें अच्छे होंगे और ये जिस तरह हम शुगर केन पे हमें बाद में चीनी के ऊपर सब्सिडी देनी पड़ती है वो भी नहीं देनी पड़ेगी और हम अपनी ऑयल सीड के अंदर भी खुद कफालत की तरफ चले जाएंगे उसमें। अब्दुर्रहमान भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। अब्दुर्रहमान, इस चीज पे इम्प्लीमेंटेशन होती नजर नहीं आती, गवर्नमेंट नाकाम नजर आती है, इदारे मुतलका नाकाम नजर आते हैं कि जो एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है अजनास की वो उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही, क्या कहेंगे? हनान, ये कुछ साल पहले तक जो होती थी कि फलां जोन इस फसल के लिए बना है, क्लाइमेट जोन ने भी अपना असर डाला है। फिर जो लोग मुनाफा की जानब भागते हैं, देखिए कपास में मुनाफा नहीं होता तो इस बार कम काश्त हुई है, हम अपनी ज़रूरत का सिर्फ 60% काश्त कर पाए हैं, बाकी इंपोर्ट होगा। इसी तरह से ऑयल सीड में उतना गैर मामूली मुनाफा नहीं मिलता, मार्केट का मसला होता है। यहाँ पर जो देखें सबसे अच्छी मार्केट ये है कि वो जो आप गन्ना काश्त कर लें, इसकी जो शुगर मिल्स है वो आपसे खरीदेगी, रेट थोड़ा मिलेगा, बाद में पैसे मिलेंगे, लेकिन एटलीस्ट एक बड़ी रकम आपके पास आ जाएगी। गंदम काश्त कर लेते हैं, उसकी जो मार्केट है वो मौजूद होती है। ये मार्केट का बड़ा मसला है यहाँ पर कि अगर जो यहाँ पर फार्मर अपनी चीज़ कोई काश्त कर लेता उसके बाद वो बेचेगा कहाँ पे? क्योंकि अभी देखें चावल जो लोग जिन्होंने काश्त की हैं उसके बाद यहाँ पर गंदम या ऑयल सीड की जानब जाएंगे, चावल का फी मन रेट जो है वो 2500-3000 के दरमियान फी मन रहता है। लेकिन अभी जो ही किसान ने काश्त की जो इसकी हार्वेस्टिंग की है मार्केट में आया तो उन्होंने रेट कम करके इसको 1500-1600-1800 रुपये पर कर दिया। अब किसान की मजबूरी है कि वो बेचेगा, बेच के अगली फसल लगाएगा, वो स्टॉक नहीं कर सकता। जो स्टॉकिया है या जो जिसे कहते हैं आड़ती है वो अपने पास रखेगा, महंगी करके बेच लेगा। ये मार्केट का बड़ा मसला है। जो ही किसान कोई भी फसल रेडी करता है उसके बाद उसने बेच के अगली फसल लगानी है तो मार्केट उसको बड़ी कम मिलती है, जिस वजह से किसान राग़ब नहीं हो पाता। और चाहे महकमा ज़राअत FIR करे, जो भी करे, किसान को जिस फसल में मुनाफा नज़र आता है वो वही काश्त करेगा। देखें पिछली बार गंदम कम काश्त हुई, बहरान आ गया, बाहर से मंगवानी पड़ी। इस बार किसान को पता है गंदम का अच्छा रेट मिलेगा, वो अल्टीमेटली आप जैसे भी समझाएं उसको वो ज़्यादा ही लगाएगा, जितना मर्जी उसको लालच मिले कि जो। अच्छा, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम भी है ना, मतलब किसी की ज्यादा जमीन नहीं है, मतलब 10 एकड़ है, 5 एकड़ है, 2 एकड़ है, 3 एकड़ है, इस तरह से जमीन है। यहाँ तो सैकड़ों के हिसाब से एकड़ों में हो ना जमीन, तो किसी शख्स पे इम्प्लीमेंट एक बंदे को जाकर पकड़ ले, अब कितने के किसान पकड़ेंगे वहां पे और कितनों को कहेंगे कि आप इतनी जमीन पे ये वाली गजाई अजनास जो है वो लगाएं? ऐसे ही आपकी बात है। और ये तकसीम दर तकसीम हुई जा रही है हर साल 2 साल बाद। जो जब भी विरासत तकसीम होती है तो उसके बाद मजीद कम रह जाती है। देखिए अमेरिका में कहा जाता है कि सिर्फ 3% लोग ज़राअत से वाबस्ता हैं, सिर्फ 3%। लेकिन ये होता है कि जो वाबस्ता होता है उसके पास कोई 100 एकड़ 200 एकड़ है और वो मियाँ बीवी दोनों ट्रैक्टर लिया और सारी की सारी काश्त कर ली। लेकिन पाकिस्तान में एक मुरब्बे में आपको 10, 15, 20 बंदे भी मिल जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप देखें कोई नंबरदार ही होगा जिसके पास पूरा मुरब्बा या आधा मुरब्बा बचा होगा। हमारे एरियाज़ में समुद्री के किसी के पास 5 एकड़ है, किसी के पास 4 एकड़ है, 2-2 एकड़ है, 1-1 एकड़ भी लोगों के पास मौजूद है। अब वो 1 एकड़ या 4-5 एकड़ से वो उसका ना तो सर्कल चल रहा है, मजबूरी लगा हुआ है। उसने देखें कमाद भी काश्त करना है 1 एकड़ ताकि कोई 1-1.5 लाख सीधा हो जाए। उसने गंदम भी 1 एकड़ काश्त करनी है ताकि अपने खाने के लिए जो कर सके। 1 एकड़ उसने चारा काश्त करना है क्योंकि जो उसने भैंसें वगैरह रखी हैं उनका भी गुजारा हो सके। इसी तरह उसने अपने दिमाग से सोचना है कि मुझे 1 साल में क्या क्या चाहिए और वो काश्त कर लेना है। उसको इस बात से गर्ज नहीं है कि हुकूमत को काटन की ज़रूरत है, वो इंपोर्ट करना पड़ रही है।
हुकूमत को ऑयल सीड की ज़रूरत है, उसकी इंपोर्ट जो है वो सिर्फ हम 16% यहाँ पर कायद कर पाते हैं, बाकी 84% जो है इंपोर्ट करते हैं। उसको इस बात से गर्ज नहीं है और ना ही कोई मजबूर कर सकता है जब तक उसको इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे, जब तक यहाँ पर मार्केट डेवलप नहीं होगी। देखिए तिल यहाँ पर लगता है उसकी मार्केट नहीं बनी, वो ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। फिर जो इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हैं, ना कोई चीज़ जा रही है ना आ रही है, उसकी वजह से भी जो पहले हमारी जो तिल की मार्केट इंडिया थी उसकी वजह से यहाँ पे तिल ज़्यादा लगते थे, ज़्यादा एक्सपोर्ट होते थे, वो मार्केट भी बंद हो गई। फ्रूट के देखें इस बार कितना सस्ता बिका है, उसकी मार्केट बंद हो गई। तो ये कोविड ने जो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज ने बड़े जो लोगों को नई फसलों की जानब राग़िब करने की बजाय पुरानी जो बड़ी फसलें हैं उन पे रहने पे मजबूर किया है। दालें बहुत ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पर नहीं लगा पाते क्योंकि छोटी फसल है, बारिश ज़्यादा हुई दाल डूब गई, बारिश ना हुई पानी ना मिला तब भी जो दाल की फसल है वो ख़त्म हो गई, मजबूरन हम इंपोर्ट करते हैं। अदरक यहाँ पर इंपोर्ट की जाती है, कई सौ अरब की। सोयाबीन है वो इंपोर्ट की जाती है, कुछ 100-150 अरब। यही वजह है कि अदरक महंगा बहुत होता चला जा रहा है, कभी 550 उसका रेट होता है, कभी 600 रुपए किलो रेट होता है और आम आवाम की पहुंच से वो चीज़ें दूर होती हैं। बिल्कुल, देखिए अनान इस पे ड्यूटी भी पड़ती है, सब्जी या कोई भी चीज़ बाहर से जब लाते हैं टैक्सेस बढ़ते हैं, फिर वो अपनी मर्ज़ी का रेट लगाते हैं, तो ये बड़े मसाइल मौजूद हैं। और ये छोटा किसान जब तक इनकी जानब देखें, अगर तमाम किसान अपनी जो 1/4 है हिस्सा वो इस सब्ज़ी के लिए बना देंगे कि हमने सब्ज़ी या दाल लगानी है, तो वो भी हमें नहीं बाहर से मंगवाना पड़ेंगी। लेकिन ये जोनिंग तब फ़ायदा दे सकती है जब उसको जो महकमा ज़राअत की टीमें घर घर जाके बता सकें, कायल कर सकें कि ये चीज़ हमारे लिए बड़ी अहम है। जंगी बुनियादों पे ये काम करने वाले होते हैं और यहाँ पर तो बदकिस्मती से रूटीन में भी नहीं हो रहे होते। देखें ये जो बड़ी फसलें हैं जिनकी जानब किसान जाता है, कमाद है, गंदम है, या इसके अलावा जो ये फसलें वो हैं कि अगर बारिश हो भी जाए ना भी हो तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपना ट्यूबवेल लगा लेगा। अगर ना हुई हो भी गई तो कमाद को इतना ज़्यादा फ़र्क नुकसान नहीं होता, सुंडी का ख़तरा नहीं है, कीड़े का ख़तरा नहीं है। अल्टीमेटली उसको एक बड़ी हैंडसम अमाउंट मिलेगी ही, मुनाफा थोड़ा हो या ज़्यादा हो। बाकी जितनी छोटी फसलें हैं उनमें बीमारियों के खदशात होते हैं, काटन में गुलाबी सुंडी का खदशा है, सब्जियों का होता है कि बारिश ज़्यादा हो गई तो वो वैसे ही गल सड़ जाएंगी। इस तरह से उनके खर्चे भी ज़्यादा है। सीड जो है इसका वेजिटेबल सीड है वो बड़ा महंगा पड़ता है, दाल का सीड बड़ा महंगा और वो भी इम्पोर्ट होता है। हनान अगर यहाँ पर हमारे जो ज़रूरी साइंसदान है ये तमाम चीज़ों का हाइब्रिड बीज बनाने में कामयाब हो जाते हैं। ये भी एक मैं बात करूँगा कि यहाँ पर अभी तक जो ऑयल सीड्स हैं उनका हाइब्रिड बीज हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है और ये कई करोड़ डॉलर्स इस पे जो है ये हमारा जो है वो खर्चा आ जाता है। अगर यहाँ पर हमारे ज़रूरी साइंसदान सब्ज़ी, दाल, इसके अलावा जो यहाँ पर कैनोला है इनके हाइब्रिड बीज बना लें तो भी जो हमारी यहाँ पर चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। किसान उतनी ही ज़मीन पर देखें फसल लगाएगा जितनी पहले लगाता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हाइब्रिड बीज के जरिए जो जनास की पैदावार है वो पर किल्ला या पर एकड़ जो है वो बढ़ेगी और बढ़ने के साथ साथ इसकी क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। तो हाइब्रिड बीज के ऊपर मजीद काम इस हवाले से करना चाहिए। नाज़रीन इस हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ हाफिज साहब मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। हाफिज साहब क्या कहेंगे, गवर्नमेंट की तरफ से क्या इनिशिएटिव लेने चाहिए जो किसानों के हक में हो और जिससे किसान जो है वो ज्यादा मुनाफा कमा सके? देखिए जी, अब्दुर्रहमान भाई ने बड़े अच्छे दो पहलू जो है हाईलाइट किए, जिसमें एक मार्केटिंग सिस्टम है। हमारा जो मार्केटिंग सिस्टम है वो बड़ा वीक है। जैसे हम कैनोला की अब मिसाल लें या सनफ्लावर की, तो इस टाइम मार्केट का जो रेट है वो 3500 से तकरीबन 4000 रुपये तक फी मन जा रहा है और जब क्रॉप आती है तो उन दिनों में वो रेट कम हो जाता है, वो 2500 तक भी चला जाता है, 2600, 2700, 2800 रुपये होता है और अब जो है इतना रेट है। इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि जो हमारे इदारे हैं वो इंडस्ट्री के साथ मिलके, ख़ासतौर पे हमारा जो ऑयल सीड का है इसमें बड़ा स्टेक होल्डर ऑल पाकिस्तान सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन है, इसके अलावा जो ऑयल मिल्स एसोसिएशन है, इनके साथ मिलकर फैसिलिटेशन सेंटर और प्रोक्योरमेंट सेंटर बनाए जाएँ ताकि जो मिडल मैन का रोल है जिसमें फार्मर को नुकसान होता है वो ख़त्म हो और डायरेक्ट इंडस्ट्री को जो प्रोड्यूस अपनी फार्मर सेल कर सके। इस तरह जो मार्केटिंग सिस्टम है इसको मजबूत बनाया जाए और फार्मर की जो है इनकम बढ़ाई जाए। जब फार्मर को फायदा होगा ना, देखें जिस चीज़ में फार्मर को फायदा नजर आता है वो उस तरफ चला जाता है। जब हर चीज़ में उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल के उसको सही प्राइस मिलेगी, उसको मुनाफा मिलेगा तो वो लाजमी वो लगाएगा। अगर मुनाफा नहीं मिलेगा तो गवर्नमेंट जितना मर्जी फोर्स कर ले, इदारे जितना मर्जी फोर्स कर लें, काश्तकार नहीं लगाएगा क्योंकि वो बड़ा अच्छा इकोनॉमिस्ट है फार्मर।
दूसरी अच्छा, चीज- ये भी तो है ना कि आपकी जान से अगर कोई हाइब्रिड बीज तैयार किया जाता है या कोई नई नस्ल तैयार की जाती है, उसकी भी तशहीर जरूरी है। बिल्कुल उसकी तशहीर किसानों तक वैसे पहुंच नहीं पाती, और अगर पहुंचती है तो वो बीज लेने के लिए दर बदर भटकते हैं, उनको बीज ही नहीं मिलता। इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाई है आपके इदारे ने? इसके लिए जी हमारा एक पंजाब सीड कॉरपोरेशन एक इदारा है जो सीड मल्टीप्लिकेशन करता है। तो हम जो है प्री बेसिक सीड बना के पंजाब सीड कॉरपोरेशन को देते हैं, वो उसको मास स्केल पर मल्टीप्लाई करता है। इसके साथ साथ प्राइवेट सीड कंपनीज जो हैं वो भी हमारे से प्री बेसिक सीड ले लेती है और उसको मल्टीप्लाई करके फार्मर तक पहुंचाया जा सकता है। आगे उसकी प्योरिटी और उसको मेंटेन करने के लिए आगे फेडरल सीड सर्टिफिकेशन और दूसरे इदारे, पूरा एक सिस्टम मौजूद है। उसको चाहिए कि मजीद इसको बेहतर करे, बीज के मेयार को बेहतर करे, इसकी आम काश्तकार तक रसाई को जो है वो आसान किया जाए, और उसे उसका रेट के ऊपर भी जो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि फार्मर को सही क्वालिटी का सर्टिफाइड सीड मिले और उसे मुनासिब रेट के ऊपर वो मिले। ये ना हो कि ब्लैक हो के सेल हो रहा हो और फार्मर को जो चीज़ 1000 रुपए वाली है वो 3000 की और 2500 की इस तरह मिल रही हो, ये नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो एक अहम पहलू है कि मैकेनाइजेशन, हमारे मुल्क में मैकेनाइजेशन की कमी है। अगर जो हमारी जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मैकेनाइजेशन इंस्टीट्यूट है, इन्हें चाहिए कि हम मुकामी सतह पर अपनी जो मशीनरी है एग्रीकल्चर की उसके ऊपर काम करें। और अगर हम मैकेनाइजेशन की तरफ आ जाते हैं तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो पैदावार में भी इजाफा होगा और हम टाइमली अपने जितने भी फील्ड के ऑपरेशंस हैं वो कर सकेंगे। इस तरह जो लॉस भी और बीमारियों से और मौसमी हालात, बारिश वगैरह से और जितनी भी चीजें उससे नुकसानात से बचा जा बिल्कुल, सकता है। हमें अपनी जो काश्तकार हैं इनके लिए कुछ इंटरवेंशंस करने की ज़रूरत है, और लाजमी तौर पे ज़रूरत है ज़राअत के अंदर, जैसे ड्रिप इरिगेशन और इस जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आपकी ना सिर्फ पैदावार बढ़ती है बल्कि अजनास की क्वालिटी बहुत इंप्रूव होती है। इस तरह की टेक्नोलॉजी के ऊपर मजीद काम करने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे जब मशीनरी की बात की जाती है, आपका बिल्कुल ठीक कहना है कि जो मशीनरीज हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, हमारे इंजीनियर्स अगर उसके ऊपर काम करें इनसाइड कंट्री, उसकी प्रोडक्शन से जहां पे उस मशीनरी की कॉस्ट पे इफेक्टिव होगी, वहीं पे हमारी जो अजनास होगी उसकी क्वालिटी भी बेहतर होगी और कॉस्ट इफेक्टिव भी होगी। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? इसमें ऐसे ही है ना जी, हमारे देखें यूईटी है, इतनी बड़े यूनिवर्सिटी है इंजीनियरिंग की, उसके अलावा हमारा एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और हर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में एक फैकल्टी है पूरी इंजीनियरिंग की। इन सब जो इंजीनियर एग्री इंजीनियर हैं मिलके जो है इस पर काम करना चाहिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ऑयल सीड के अंदर अभी तक कोई मशीनरी नहीं थी। हमारे एक ज़राई साइंसदान थे, अब रिटायर हो चुके हैं, मोहम्मद अनवर साहब, उन्होंने एक स्मॉल सीडेड ड्रिल बनाई है जिससे मास स्केल पे ऑयल सीड की, जिस तरह कैनोला है, तिल है, या जितने भी छोटे बीज हैं उनकी काश्त की जा सकती है। तो उससे ये कि फार्मर को आसानी हो गई, जो पहले छट्टा देता था या ब्रॉडकास्टिंग के जरिए काश्त करता था उससे पैदावार भी कम आती थी और उसमें इंटरकल्चर ऑपरेशन करना बड़ा मुश्किल होते थे। अब उसके जरिए उसकी कॉस्ट बड़ी सस्ती है, जो है तकरीबन 60-70 हज़ार रुपए की वो मशीन है, उसके जरिए वो काश्त की जा सकती है और एक दिन के अंदर एकड़ के एकड़ से लगाए जा सकते हैं। जो पहले बड़ा टाइम लगता था, उसमें लेबरस भी था और बड़े जो है पैसे लगते थे, अब बड़े ट्रैक्टर के साथ ट्रैक्टर ड्रीवन है। अच्छा, मैं आप सब यहाँ पे एक और चीज आपसे गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी चाइना की तरफ से यूज की जा रही है। अब वो टेक्नोलॉजी क्या है? एरिया कम होने की वजह से और गजाई अजनास की दिन ब दिन जरूरत बढ़ने की वजह से अब चाइना क्या कर रहा है कि उसने वर्टिकली फार्मिंग शुरू कर ली है। एक 2 कनाल का घर लिया, उसके मुख्तलिफ फ्लोर्स बनाए, फ्लोर्स बनाने के बाद उसमें क्यारियां बनाई, क्यारियां बनाने के बाद उसके अंदर जो बायोडिग्रेडेबल्स हैं उनको डाला और मट्टी को डाला। उसके बाद स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स लगाए और उसकी मैस प्रोडक्शन जो है वो शुरू कर दी। अब उससे क्या होता है कि पूरा एनवायरनमेंट जो है वो कंट्रोल्ड होता है। कंट्रोल्ड किस तरह से होता है? उसका टेम्परेचर मेंटेन होता है, उसका जो बारिशी निज़ाम बनाया जाता है, खास तौर पे जैसे ड्रिप इरिगेशन करते हैं, उनकी ड्रिप्स जो है वो पौधों के ऊपर लगाई जाती हैं जो फुहार फेंकती है पानी की, और इसके साथ साथ लाइट का भी मुनासिब बंदोबस्त, सनलाइट का भी किया जाता है और दूसरा भी, और इन्वायरमेंटल फैक्टर से महफूज रहता है पौधा उससे। अब अगर सपोज 2 कनाल की जगह है और उस पर अगर 10 मंजिलें आपने बना ली, 2 कनाल को 10 पे मल्टीप्लाई कर ले, आप जितनी प्रोडक्शन तकरीबन 20 कनाल से ले रहे हैं वो 2 कनाल से उतनी प्रोडक्शन लेंगे 10 मंजिलें बना के। अब इससे क्वालिटी भी इंप्रूव हो रही है, स्पेस भी बच रही है
और प्रोडक्शन भी ज्यादा हो रही है। क्या कहेंगे इस हवाले से? ये ऐसा है कि टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज नहीं मैंने 2 साल पहले चाइना विजिट किया था और ये देखा है। अभी तो देखिए ना, हमारा पहले काश्तकार इतना पढ़ा लिखा, इतना प्रोग्रेसिव ही नहीं है कि वो इस टेक्नोलॉजी को समझ सके। और अभी तो हम जो हमारी आम प्लेन एरियाज है वही बेरन पड़े हैं। आप देखें जेहलम के साथ का एरिया इतना हमारा बेरन पड़ा है, और उससे काश्तकारी में अभी तो हम जो बैरन एरियाज है उन्हें अपने काश्तकार में लेके आए। जो फार्मर का फील्ड है उसकी पर एकड़ प्रोडक्शन को इन्हांस करें पहले मरहले पे। तो ये तो फिर जब फिर फार्मर को अवेयरनेस देनी है, एजुकेट करना है, एजुकेट के साथ साथ जो है वो इस तरह की उसको ट्रेनिंग्स दी जाए ताकि वो जो है इस मरहले के ऊपर और इस जो तरक्की की तरफ चला जाए। मतलब वो साइंटिफिक टर्म्स पे बहुत बिलीव रखते हैं और उसके मुताबिक काम करते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट की जरूरत होती है तो वो लाइट का भी इंतजाम करते हैं। बारिश के पानी से पौधे को ये फीलिंग्स आती है ना, मतलब फुहार पड़ रही हो तो उसको फीलिंग आएगी। जैसे हम बाहर देखते हैं तो हमें फीलिंग आती है कि बारिश पड़ रही है। अब उनकी आंखें अगर नहीं होती, लेकिन उनको फील लाने के लिए कि पौधा अच्छे से फले फूले, तो उसके लिए वो फुहार का इंतजाम करते हैं। पौधा यूं महसूस करता है जैसे बारिश हो रहा है। पानी भी बेहतरीन यूज करते हैं, उससे उसकी प्रोडक्शन भी बढ़ती है, क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। ये चीजें यहाँ पे कम पाई जाती हैं। यहाँ पे आप साइंटिफिकली टर्म्स को नहीं यूज कर रहे, जो एक लंबे अरसे से काश्तकारी का सिस्टम चलता आ रहा है, उसी के पीछे सब लकीर के फकीर है। देखें जी, यहाँ पे सबसे बड़ा मसला तो जैसे मैंने कहा एजुकेशन का मसला है। जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं वो टनल फार्मिंग भी कर रहे हैं, अपनी पर एकड़ इनकम जो है उनकी इंक्रीज है बहुत ज्यादा है और अच्छी पैदावार भी अच्छी लेगी। लेकिन जो हमारा आम फार्मर है वो देखता है कि मेरे साथ वाले ने क्या लगाया है और उसने अपनी फसल में क्या डाला है। उसने ना वो इतना भी गवारा नहीं करता कि मैं अपनी जमीन का एनालिसिस कराऊं, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सॉइल टेस्टिंग लेबॉरेटरीज जो है वो मौजूद हैं और बड़े सस्ते पैसों में जो है वो उसका एनालिसिस करती हैं। उसको चाहिए कि अपना एनालिसिस करा के उसके मुताबिक खाद डाले। उसने देखना है कि मेरे साथ वाले ने क्या डाला है, कौन सा बीज लगाया है, कौन सी खाद डाली है, वही मैं डालूंगा। अब उसको नहीं पता कि कितना फास्फोरस ऑलरेडी जमीन के अंदर मौजूद है, कितना नाइट्रोजन जो है वो जमीन के अंदर मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसको ये नहीं कि मैं अपनी जमीन फसल से फसल लेनी है मैंने, उसने ये नहीं डालना कि मेरी जमीन को ऑर्गेनिक मैटर की भी जरूरत है, ग्रीन मैन्योरिंग की भी जरूरत है। ये सारी चीजें वो साथ करे तो फिर खाद वो डाल देता है, लेकिन जब ऑर्गेनिक मैटर ही उसके अंदर मौजूद नहीं है प्रॉपर। अच्छा, बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कितना किया जाता है? मतलब सपोज मैं जो महसूस करता हूं, जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, हमारी जमीन के अंदर फास्फोरस भी है, नाइट्रोजन भी है, लेकिन उसकी फिक्सेशन की जरूरत है। फिक्सेशन वो अब किस तरह से की जाती है? वो ये जो बायोडिग्रेडेबल्स हैं या इसके अलावा बायो फर्टिलाइजर्स जिनकी मैं बात कर रहा था, खासतौर पे बायो फर्टिलाइजर्स अगर आप यूज करते हैं तो उनके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऑलरेडी जमीन के अंदर मौजूद नाइट्रोजन और फास्फोरस को फिक्सेट करने के बाद प्लांट यूज कर सकता है। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पे बाजार से फास्फोरस भी ली जाती है, नाइट्रोजन भी ली जाती है, उसी को किया जाता है। बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? देखें जी, हमारे काश्तकार पे इकोनॉमिक प्रेशर इतना पड़ गया है कि वो कहता है कि मैं एक फसल काटूं और फौरन जो है ना दूसरी फसल उस पर लगा दूं। लेकिन इकोनॉमिकली देखा जाए बायो फर्टिलाइजर ज्यादा सस्ते हैं बनिस्बत इसके कि फास्फोरस और नाइट्रोजन अल्लाह ताला के नेचुरल हमारे पास है ना। हम जंतर लगा के या इस जैसी दूसरी गवारा फसलें हैं ये लगा के ग्रीन मैन्योरिंग कर दें। सिर्फ एक साल में एक दफा हम 2-3 महीने की फसल होती है, इसमें अगर हम उसको लगा के जमीन के अंदर ही चॉप कर दें उसको, तो वो हमारी जो है जो बायो फर्टिलाइजर है उसकी जरूरत को पूरा कर देगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और मजीद इस वक्त जरूरत यह भी है कि गवर्नमेंट भी किसी हद तक किसानों का सहारा बने। कोई ऐसे कर्जाजात उनको फराम किए जाएं जिससे वो नई मशीनरी खरीद सके। मशीनरी की इंपोर्ट के ऊपर खास तौर पे जो है वो टैक्स रिलीफ काफी हद तक देना चाहिए ताकि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की राह पे गामजन हो सके। तो बहुत शुक्रिया हाफिज साहब आज के शो में आने के लिए। अब्दुल रहमान आपका भी बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। तो नाज़रीन इसी के साथ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बेहतरीन हो तो उसके लिए आपका हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग बेहतरीन होना जरूरी है। मेरी ड्रेसिंग जो है वो खास तौर पे डैन स्टीवन बाय साहब जी की जान से की गई। और आप चाहते हैं कि फॉर्मल और सेमी फॉर्मल ड्रेसिंग की परचेजिंग करें तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सायरा मॉल फर्स्ट फ्लोर पे, जहां से आप फॉर्मल और सेमी फॉर्मल डैन स्टीवन से परचेजिंग कर सकते हैं। हमारा फेवरेट सेगमेंट किचन स्टार्ट हो चुका है। आज हमारे शेफ यहाँ पे बिल्कुल मौजूद नहीं है, लेकिन मुझे उनकी जान से इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं फोन कॉल के ऊपर। और आज खास तौर पे आपके शेफ बतौर शेफ जो है वो मैं ही काम करूंगा यहाँ पे। और आज हम एक बड़ी मुनफिद
और सिंपल सी डिश जो है वो तैयार करने जा रहे हैं। आज हम बोलिवियन सैंडविच जो है वो तैयार करेंगे। उसकी रेसिपी मैं आपको बताता चलूं आज, क्योंकि आपका शेफ मैं ही हूं और आज किचन के अंदर जो डिश तैयार की जाएगी वो मेरी तरफ से तैयार की जाएगी। तो मैं कोशिश करूंगा आज अपनी ऑडियंस को बेहतरीन चीजों के साथ जो है वो इस डिश के हवाले से आगाह करता चलूं और बना के भी हम दिखाएंगे। बोलिवियन सैंडविच के हवाले से हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, हमें माजूद चाहूंगा सबसे पहले बटर चाहिए होगा। बटर के साथ 4 टेबलस्पून आपको ऑयल चाहिए होगा और इसके साथ साथ 2 टेबलस्पून आपको जो है वो काली मिर्च चाहिए होगी। सिनेमन 1 टेबलस्पून आपको चाहिए होगा। 2 टेबलस्पून आपको नमक चाहिए होगा और इसके साथ साथ आपको कुछ ब्रेड के पीसेस भी चाहिए होंगे। और ब्रेड के पीसेस के साथ साथ आपको बताता चलूं कुछ स्टिक्स चाहिए आपको, जैसे कि आप देख सकते हैं वुडन स्टिक्स यहाँ पे मौजूद हैं, ताकि लास्ट के ऊपर आप सैंडविच के ऊपर इसे जो है वो लगा के सैंडविच को कवर कर सकें। और 1 पर्सन सर्विंग है, इसलिए 1 पर्सन सर्विंग के लिए आपको 1 टमाटर चाहिए होगा और बहुत स्मॉल साइज की जो कैबेज होती है, उस बंद गोभी, उसका भी आधा फूल आपको चाहिए होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं जनाब। पैन जो है उसको रख देते हैं चूल्हे के ऊपर ताकि पैन कुछ गर्म हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ आपको बताता चलूं कि आज की खास तौर पे डिश जो तैयार होगी वो गोल्डन कुकिंग ऑयल के अंदर होगी। अब गोल्डन कुकिंग ऑयल के हवाले से आपको बताता चलूं, इसके अंदर विटामिन का ब्लेंड भी मौजूद है। विटामिन के ब्लेंड के अंदर इसके अंदर विटामिन ई है, विटामिन डी है, विटामिन ए है। विटामिन ए आपकी विजन को क्लियर करता है, उस आंखों को जिस आंखों से मैं योगी साहब आपको देख रहा हूं, इस विजन को क्लियर करता है। और इसके साथ साथ विटामिन डी आपकी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन और विटामिन ई जो आपकी ओवरऑल हेल्थ है उसको भी इंप्रूव करता है। डबल रिफाइंड तरीके से इसे तैयार किया गया है। हफ्जाने सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक इसको ऑटोमेटिक प्लांट के ऊपर तैयार किया गया है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके खानों की लज्जत दिन ब दिन इंक्रीज हो, उसमें एक मुनफरिद जायका आए, तो बाजार में जाते ही सबसे पहली चॉइस आपकी गोल्डन कुकिंग ऑयल और गोल्डन घी होना चाहिए। तो जनाब स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी को। चूल्हे की आंच को थोड़ा करते हैं तेज, ये होगी ज्यादा तेज, लेकिन इसे थोड़ा कम करते हैं। और कम करने के साथ साथ जैसे ही पैन जो है वो थोड़ा सा गर्म हो जाए, उसके अंदर आपने ऑयल को पोर कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1 पर्सन सर्विंग जो है हम तैयार करेंगे। और इस सर्विंग के साथ साथ आपको मैं बहुत सारी चीजें आज गाइड करूंगा, क्योंकि आज शेफ नहीं है यहाँ पे, तो शेफ के ना होने की वजह से बहुत सारी मुश्किलात मुझे उठानी पड़ेंगी। लेकिन मैं कोशिश करूंगा मेरा हेल्पर जो है वो साथ थोड़ी थोड़ी हेल्प करे। तो ऑयल जो है उसको गर्म किया जाएगा। गर्म करने के बाद इसमें जो अंडे हैं उनको पोर कर दिया जाएगा। मैं चाहता हूं आप अंडे पोर कर दें। उतनी देर वेजिटेबल्स जिनके साथ आपने लास्ट पे ड्रेसिंग करनी है, मैं चाहता हूं उनको जो है वो मैं कट कर लूं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जूलियन कट भी आप टमाटो की कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप जो है लंबी कटिंग करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपने इसको सैंडविच के अंदर यूज करना है। तो सैंडविच के अंदर यूज करने के लिए टमाटो की जो है वो लंबी कटिंग कर लेते हैं। जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि इसकी कटिंग लंबी की जा रही है। और अंडे जो हैं उनको उतनी देर के लिए फ्राई होने के लिए आपने छोड़ देना है। अगर कहीं पे कमी कुताही हो जाए आज, तो मैं माजरत खाऊं। उसकी वजह यह है कि आज अल्टीमेटली शेफ को जो है वो अर्जेंट बेसिस पे कहीं जाना पड़ा। उसकी वजह से जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी मैं उन पे अमल दरामद करने की कोशिश तो पूरी कर रहा हूं, लेकिन कितना पूरा उतरता हूं कितना नहीं है तो लास्ट में पता चलेगा। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि ऑडियंस को अच्छे से अच्छे बना के जो है वो सर्व किया जाए। अब कैबेज जो है, बंद गोभी जो है, उसे भी आपने काट लेना और कोशिश करनी है कि लंबे रुख की काटें। और काटने के बाद इसको आपने लास्ट पे जब आपके सैंडविचेस जो हैं वो तैयार हो जाएंगे उसके ऊपर स्प्रेड आउट करना है। और अंडे जितनी देर में उधर बनेंगे उतनी देर में हम बाकी चीज़ें जो है वो तैयार कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैबेज भी हम तैयार कर रहे हैं। 3 लेयर सैंडविच होगा। 3 लेयर सैंडविच के अंदर हम खास तौर पे अगर बात करें, अच्छा कैबेज को जैसे आपने कट करना है, इसको खोल लेना है, क्योंकि इसको जब स्प्रेड आउट करना है आपने सैंडविच के अंदर, तो ये अच्छे से स्प्रेड आउट उससे हो जाएगा और यूं महसूस होगा, इससे लज्जत अच्छी आएगी। और जब आप बाइट लेते हैं तो उसके अंदर चीज़ें जो हैं जितनी भी होगी, चाहे वो एग हो, टमाटो हो, बटर हो, ब्रेड हो या फिर बंद गोभी हो, वो मुनासिब मिकदार में आती है। तो ये छींटे उड़ रहे हैं, मुझे काफ़ी डर लग रहा है, इन छींटों को ज़रा कम किया जाए। अच्छा जनाब जी, ये तो चीज़ें हमारी तैयार होगी। अब ब्रेड को भी साथ में जो है वो तैयार करना है।
और ब्रेड को थोड़ा तैयार करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें इसके 2-2 ब्रेड्स करके लेना है और इसके कॉर्नर्स जो हैं उनको उतारना है। कॉर्नर्स को जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं उतार रहा हूं, और इनके कॉर्नर्स को जब आपने उतार लेना है तब ये तैयार हो जाएगी। अच्छा, उतनी देर में हमारा जो ऑफिस बॉय है हमारे साथ हेल्पर मौजूद है, मैं चाहता हूं अगर ये तैयार हो जाए तो प्लेट के अंदर या पैन पे ही आप इनको पोर कर लीजिएगा, बाद में प्लेट में पोर कर लेंगे इनको। तो हमारे फ्राइड एग्स जो हैं वो काफ़ी हद तक तैयार हो चुके हैं और मैं चाहता हूं कि आप इनको पोर कर लें। उतनी देर मैं ब्रेड जो है उसको काटने में थोड़ा टाइम लगा रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं तो ब्रेड को इस तरह से काट के आपने ये प्लेन पीसेस इसके तैयार कर लेने, प्लेन पीसेस। अब क्योंकि हम कर रहे हैं 1 पर्सन सर्विंग के लिए, तो उसके लिए कम से कम 4 to 6 ब्रेड के पीसेस जो होंगे हमें तैयार करने होंगे। पैन पे अभी तवा जो है वो गर्म किया जाए मैं चाहता हूं, और इसको गर्म करने के बाद कुछ बटर इसके ऊपर हम ऐड करेंगे और बटर के साथ हम फ्राई करेंगे हमारे जो आज के ब्रेड के पीसेस हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं इनको उतारा जाएगा, उतार के इस पे हम फ्राई करेंगे इनको। इस पे कुछ हम मक्खन ऐड करेंगे। मक्खन ऐड करने के बाद हम इस मक्खन के ऊपर जो है वो ब्रेड के पीसेस को जो है वो फ्राई करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं आज मसला काफ़ी बढ़ रहा है, लेकिन मैं पूरा हैंडल करने की कोशिश कर रहा हूं और इंशाल्लाह हम हैंडल करेंगे भी और अच्छे से इसे तैयार भी करेंगे। मक्खन जैसे ही ये गर्म होके पिघलेगा जनाब, तो इस पे हम जो ख़ास तौर पे जो ब्रेड के पीसेस हैं उनको फ्राई करेंगे। मक्खन काफ़ी हद तक पिघल चुका है, लेकिन हम चाहते हैं ये अच्छे से मेल्ट आउट हो जाए। जितना ज़्यादा मेल्ट होगा उतने ज़्यादा अच्छे से जो है वो आपके ब्रेड के पीसेस इसके ऊपर फ्राई होंगे, बनेंगे। मैं चाहता हूँ ये ब्रेड के पीसेस इसके ऊपर लगाए जाएंगे और 2 पीसेस मैं करूँगा इसके ऊपर, लेकिन बाकी मैं चाहूँगा हमारे जो हेल्पर यहाँ पे मौजूद हैं वो क्या उसका नाम है, इसको तैयार करे। बाकी रेसिपी जो है हम ब्रेक के बाद भी साथ साथ तैयार करते हुए दिखाते रहेंगे। बाकी पीसेस भी आप तैयार करें जनाब। और उतनी देर मैं चाहता हूं क्योंकि सर्दियों का सीजन आ चुका है जनाब, सर्दियों के सीजन के हवाले से गुफ्तगू करें तो बच्चों के लिए खास तौर पे वालिदैन जो होते हैं वो चीज़ों को खरीदने के लिए मसरूफ रहते हैं और उनकी कोशिश होती है कि बच्चों के लिए बेहतरीन स्टाइल के शूज़ और इसके साथ साथ ज्वेलरी जो है वो खरीदी जाए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि हमारे कैमरामैन अदरीस जो है वो काफी दुविधा में नजर आ रहे हैं, इस वक्त भाग दौड़ में नजर आ रहे हैं और काफी मेहनत कर रहे हैं हमारे स्टूडियो के अंदर। तो जनाब स्टाइलों के हवाले से यहाँ पे मैं गुफ्तगू करना चाहता हूं। स्टाइलों की अगर खास तौर पे बात की जाए, स्टाइलो जो है वो पाकिस्तान के अंदर 70 से ज्यादा शहरों में 150 आउटलेट के साथ जूते की सन्नत का बड़ा जो है वो मरकज बन चुका है और खवातीन की अव्वलीन तरजीह भी स्टाइलों को ही दी जाती है, क्योंकि ये गर्ल्स स्टैंड टॉल के हवाले से एक नारा लगाता है जो कि औरत के साथ मरबूत किया जाता है। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ सर से पैर तक फैशन की तमाम चीजें, चाहे वो आपके हैंड बैग्स हों या आपकी ज्वेलरी हो या पेट के आर्टिकल्स हों, तमाम की तमाम चीजें इनकी जान से फराम की जाती हैं। और खास तौर पे बच्चों के हवाले से यहाँ पे आज हम गुफ्तगू करना चाहेंगे, क्योंकि जैसे ही सर्दियों का सीजन स्टार्ट होता है बच्चों की कलेक्शन के लिए वालिदैन को काफी पापड़ बेलना पड़ते हैं, लेकिन एक ही छत तले तमाम चीजें स्टाइलों की जान से बच्चों के हवाले से, चाहे वो शूज हों, बैग्स हों या फिर दीगर चीजें हों, वो तमाम की तमाम चीजें जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे फैशन जो है वो मौजूद है, लेकिन कंफर्ट के साथ। बच्चे बहुत सारी चीजें जो इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पे शूज वो ले तो लेते हैं, फैशनेबल बड़े होते हैं लेकिन कंफर्टेबल नहीं होते। तो कंफर्ट को फैशन के साथ तलाश करने के लिए आपको ऑनलाइन स्टोर्स पे भी विजिट कर सकते हैं, स्टाइलों की इनकी शॉप से भी जाके, इनकी आउटलेट से भी जाके खरीद सकते हैं और इसके साथ साथ आप ऑनलाइन परचेजिंग भी इनकी कर सकते हैं। आज हमारे साथ बड़े 2 खूबसूरत बच्चे जो हैं वो मौजूद हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि उनके शूज अगर आप देखें तो उन्होंने स्टाइलो वेयर कर रखा है और खास तौर पे इनके वालिदैन की भी अव्वलीन तरजीह स्टाइलो ही है। यही वजह है कि ये बच्चे इतने खुश नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इनके चेहरों पे जो स्माइल है ना, उससे महसूस कर सकते हैं। और खास तौर पे बच्चे की जान से जो बैग पहना है, बैग्स स्कूल जाने के लिए बच्चे जिद करते हैं कि जबरदस्त से बैग्स हों
और वो बैग्स इस तरह के होने चाहिए कि उनके ऊपर कार्टून्स बने हों और कार्टून्स के साथ साथ मजीद चीजें जो हैं वो अट्रैक्टिव नजर आनी चाहिए। बैग्स के साथ साथ आपके शूज हों, बैग्स हों या फिर हैंड बैग्स हों, वो तमाम चीजें अच्छी होनी चाहिए। तो बच्चों से गुफ्तगू करते हैं जनाब, लेकिन मैं चाहूंगा माइक हमें हैंड ओवर कर दिया जाए ताकि हम बच्चों के साथ गुफ्तगू जो है वो कर सकें। तो हमारे साथ एक बड़ा सा प्यारा सा बच्चा मौजूद है। मैं चाहता हूं बेटा आप आगे आ जाए। और आपने बड़े जबरदस्त शूज पहन रखे हैं, क्या कहेंगे आप? शूज आपको बड़े पसंद आए कि नहीं आए? आए। मैं चाहता हूं आप जरा कैमरे की तरफ देख के बात करें ताकि ये जी बड़ा क्यूट सा बच्चा है और खास तौर पे वालिदैन से कहते हैं कि जिद करता है कि मैंने स्टाइलो से जाके शॉपिंग करनी है। उसकी वजह ये होती है कि बैग्स जो स्कूल के लिए लिए जाते हैं ना वो भी बड़े जबरदस्त होते हैं और शूज जो लिए जाते हैं वो भी बड़े जबरदस्त होते हैं। अच्छा, ये शूज अच्छे लगे आपको? यस। कंफर्टेबल हो रहे हो आप? अच्छे से चल फिर रहे हो इन शूज के साथ? कहीं लग तो नहीं रहे आपको? खुश हैं आप शूज लेके? अम्मी अब्बू से जिद की कि स्टाइलो से जाके शूज लेने? जिद नहीं की, लेकिन वालिदैन की फिर भी अवलीन तरजीह यही थी कि खास तौर पे स्टाइलो से ही जाके इनको शॉपिंग करवाई जाए। हमारे साथ एक और बच्चा मौजूद है जी, बड़ी प्यारी बेटी है हमारी, उनके साथ भी गुफ्तगू करते हैं। बेटा आपने बड़ा खूबसूरत बैग पहना हुआ है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी मैंने स्टाइलो से ही लिया है। अच्छा, वालिदैन से खुसूसी जिद करती हैं आपके स्टाइलो से शॉपिंग करनी है मैंने और कहीं से नहीं जी करनी? मुझे स्टाइलो से ही शॉपिंग करना पसंद है। अच्छा, उसकी क्या खास बात है? स्टाइलो में ऐसी क्या खास बात है जो आप वहां से? स्टाइलो में ब्रांड अच्छा है और कंफर्टेबल चीजें होती हैं, शूज भी बहुत कंफर्टेबल होते हैं, अच्छी चीजें होती हैं, अच्छा ब्रांड होता है उसमें। अच्छा, आपने भी जो शूज आर्टिकल्स पहन रखे हैं और जो बैग खास तौर पे आपने पहना है, बैग के हवाले से मैं गुफ्तगू करना चाहूंगा। बैग आपने बड़ा जबरदस्त है, उस पे बारबी गर्ल सी बनी हुई है और पावर ऑफ गर्ल्स जो कार्टून्स हैं उनका एक कैरेक्टर है जो कि इसके ऊपर बनाया गया, उसको पंजाबी टच भी थोड़ा दिया गया है। क्या कहेंगी, आपकी दोस्तें तो काफी पसंद करती होंगी कि आपके बैग्स बहुत अच्छे होते हैं। जी। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स लगे हैं, आपको इनमें से कौन सा आर्टिकल पसंद है? अगर आप स्कूल पहन के जाना चाहें या शादी पे खास तौर पे पहन के जाना चाहें, कौन सा आर्टिकल पहन के जाना पसंद करेंगी? मैं ज्यादातर वो वाला आर्टिकल पहन के जाना पसंद ये जनाब बच्चों की भी पसंद जो है वो बड़ों से कम नहीं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनकी भी कोशिश होती है कि वो आर्टिकल पहना जाए जो कि आपकी शूटिंग के साथ बेहतरीन लगे और चमक धमक के साथ जाना चाहेंगे। और यही नहीं, बच्चों के खुस्से जनाब, अच्छा ये बड़ी दुविधा होती है कि बच्चों के खुस्से लेने के लिए बाजारों में भटकना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे स्टाइलो की एक ही छत तले जहां पे आपको फैंसी वैरायटी मिल रही होगी, बच्चों के शूज भी आपको चाहे वो खुद से हों, हील के आर्टिकल्स हों, फैंसी आइटम्स हों, कैजुअल आइटम्स हों, तमाम की तमाम चीजें आपको एक ही छत तले मिल जाएंगी। तो जनाब हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जनाब अगर खास तौर पे मौजूदा दिनों के अंदर सेहत के हवाले से बात की जाए, हमारे यहाँ लोग जो है वो बड़े कॉन्शियस होते चले जा रहे हैं और कॉन्शियस होने की इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पे एक्सरसाइज के ऊपर जोर दिया जाता है, योग के इल्म में भी आम लोगों की जान से इजाफा किया जा रहा है। खास तौर पे योग के इल्म को सीखने के लिए मुख्तलिफ जो योगी हैं उनकी तरफ रुख किया जा रहा है और बहुत सारे ऐसे योगी मौजूद हैं जो कि अपने स्टूडेंट्स को अब तालीम देने के बाद उनको मुख्तलिफ शहरों में डिप्लॉय कर रहे हैं और वहां पे वो क्लासेस दी जा रही हैं। योग के इल्म के हवाले से दिन ब दिन मैं बताऊं कि पॉपुलर होता चला जा रहा है। पॉपुलर होने की वजह क्या है कि बहुत सारे लोग अपने ब्लड प्रेशर को इसके साथ स्टिमुलेट करते हैं, शुगर के पेशेंट जो है वो इसके साथ अपनी शुगर को स्टिमुलेट करते हैं। बहुत सारे लोग दुखों से महफूज रहने के लिए लॉफ्टर थेरेपीज को यूज करते हैं। बहुत सारे लोग अपने विजन को क्लियर करने के लिए इसके बहुत सारे आसन है जो कि इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे लोग अपनी फिटनेस को बरकरार रखने के लिए इसकी जो स्ट्रेचिंग पोजीशंस हैं इसके ऊपर बहुत जोर देते हैं। और आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे अंदर पूरे पाकिस्तान का नहीं बल्कि अगर मैं दुनिया का योग का बड़ा नाम कहूं तो वो हमारे साथ मौजूद होंगे। खास तौर पे आज हमारी दावत पे हमारे स्टूडियो के अंदर तशरीफ लाए हैं योगी, हमारे साथ वजाहत साहब मौजूद हैं। जनाब वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर और उनके साथ साथ योगी नईम भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। तो मैं योगी वजाहत साहब की तरफ पहले जाना चाहूंगा। सर मुझे ये बताइएगा, एक अरसा दराज से आप इस योग के अंदर हैं और एक उम्र भी आपकी काफी है, लेकिन आप दिन ब दिन जवान हो रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है ये मुझे बताएं। ना तो आपके वाइट बाल आ रहे हैं,
ठीक है ना, और ना ही आपके चेहरे पे झुर्रियां हैं, ना ही आपका जिस्म ढलक रहा है। आप करते क्या है, कौन सा ऐसा मैजिक है जो अपने ऊपर अप्लाई करते हैं? हमें भी बताएं, हम भी इस तरह की लाइफ जो है वो जीना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया मधु करने का, मैं आपके बहुत ममनू हूँ। उस जादू का नाम है योग। जो हम करते हैं उसका नाम है योग। लेकिन ये करना भी आना चाहिए ना, ये जादू जादू करना आना चाहिए। जादू ना करना आए तो फिर वो भयानक अंजाम होता है। जादूगर खुद जादू के उसमें आ जाता है, शिकंजे में। देखो, ऐसा तो नहीं है कि मेरे बाल सफेद नहीं है, इसमें अच्छे रंग बनाने वाली कंपनियों का भी हाथ है कि वो अच्छे रंग बना, कलर बना। लेकिन आपकी स्किन पे तो दो रहा नहीं है ना। मतलब आपके, जैसे मैं बाजू देख रहा हूं, आपकी स्किन के फेस की स्किन देख रहा हूं, ना झुर्रियां नजर है, लाली है। मतलब एक होता है ना कि येलोइश स्किन हो जाए, इनकी पिंकिश है, तो ब्लड मुझे लग रहा है हमसे भी ज्यादा है आपके अंदर। हाँ, अभी योगा करके भी आ रहा हूँ और पूरा सेशन लिया। डी ग्राउंड में हमारा डेली योगा होता है, नेशनल योगा फेडरेशन ने। और अभी बड़ी खुशी हुई कि आपने तमीज़ बहुत अच्छी खूबसूरत बांधी। पाकिस्तान में जब हमने सन 2002 में योग शुरू किया तो शायद योगा और योगी के नाम से लोग चिढ़ते थे और कहते थे पता नहीं क्या, कोई किसी खास लोग बाकायदा ड्रामा समझते थे इसे, जी जी, कि इससे कोई फायदा नहीं होता। फायदा नहीं होता। लेकिन योग ने जो कई हजार 5000 साल पुराना, बल्कि इससे भी पुराना इल्म है, 5000 से तो आगे ही हुई कि ये इल्म है, इसने खुद अपनी एक अहमियत लोगों को समझा दी, और किसी पब्लिसिटी के बगैर। सिर्फ अफादियत कैसे बताई कि ये बहुत बेहतरीन काम करता है। जैसे आपने मेरे बारे में कहा, अब मैं क्योंकि 60 साल का हो चुका हूँ, 60 प्लस में हूँ जनाब। ये भी एक ब्रेकिंग है कि 60 साल के हो गए हैं और जनाब अभी भी 60 साल के लगते नहीं है। हाँ, मैं लग जाऊंगा अगर हालात को वैसे देखने लगूं जैसे लोग देखते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अच्छा, अक्सर ये एक रिसर्च भी देखने को मिली ना कि अंधा और बहरा और गूंगा, जिसमें ये 3 मर्ज मौजूद होते हैं, उसमें शुगर की बीमारी नहीं होती। ये अब इसके पीछे मिथ जो है वो उनका कहना है कि ये कि ना तो वो बातें सुनते हैं, ना बोलते हैं, ना टेंशन लेते हैं, ना देखते हैं, इस वजह से उनमें शुगर की प्रॉब्लम आती नहीं है और ब्लड प्रेशर और इस तरह की बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहते हैं। बेटा, है तो बड़ी अजीब सी बात और शायद कुछ लोग इसके मनफी वो निकालें, लेकिन आपको हैरत होगी कि स्ट्रेस पागल को कभी नहीं होता, होशमंद को होता है। वो उससे पागल हो जाता है और जैसे ही वो पागल हो जाता है फिर उसको स्ट्रेस ही नहीं होता। पता है क्यों? कि पागल की जो मर्जी होती है वो करता है। जो आदमी अपनी मर्जी पे रहता है वो पागल कहाँ हुआ? वही तो सबसे बड़ा होशमंद बेदार हुआ कि जो दिल में चाह रहा है। वो अगर चाहता है ना 10 दफा रोड पार करना, तो 10 दफा रोड पार करता है। कोई उसको फिक्र नहीं है लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे लोग। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। क्या रोग लग जाता है तो फिर इंसान बूढ़ा हो जाता है। योगी हर चीज को अल्लाह की एक नेमत, एक तोहफा मानता है। लम्हों को वो तोहफा मानता है, लोगों को वो तोहफा मानता है, नेमतों को वो तोहफा मानता है। और जब तोहफा मानता है तो तोहफे का सही इस्तेमाल भी करता है और तोहफा देने वाले से वाकिफ रहता है। तोहफे से मतलब आपके पास कोई चीज मौजूद है, आप उस तरह से प्यार नहीं करेंगे, कोई तोहफा देगा ना तो उस तोहफे की आप अहमियत को भी समझेंगे, उसके इस्तेमाल करते हुए रश्क भी करेंगे। तो ये खुदा की नेमत है, ये भी तोहफा है जो आपकी सेहत है। पूरी जिंदगी जिस्म एक ऐसी नेमत है। और देखिए, तोहफे से वाबस्तगी जो होती है वो उस इंसान से जो वाबस्तगी है उसको रिप्रेजेंट करती है। अगर मुझे इतर की शीशी जो बाहर शायद 15 रुपए की मिलती है, कोई आम आदमी दे तो मैं रख लूंगा, या मैं खुद खरीदूं तो रख लूंगा। लेकिन अगर आप दें तो मैं उसको आपके साथ जोड़ूंगा। वो 15 रुपए की नहीं है, आपकी दी हुई, अब कीमत खत्म हो गई। इसी तरह जब चीजें दी जाती हैं तो रब्बे कायनात ने जब हमें ये जिंदगी दी है, जिस्म दिया है, तो अगर वो पूछ ले कि मैंने कैसे ये तोहफा दिया था, कैसे रखा, योगी इस जिस्म को संभाल के रखता है। वो ना बहुत खा के पेट निकालता है, ना फाके खा के अपने आप को बिल्कुल जुल्म पे रखता है। जिसको कहते हैं ना, अपने ऊपर अल्लाह फरमाता है, ए मोमिनो अपने ऊपर जुल्म ना करो, इतनी सख्ती ना करो। अब जो है जैसे कि सहरी के लिए है कि अब तुम आप सुबह तक खा सकते हो, तो अगर हम बहुत ज्यादा ना खाएं, अल्लाह को वो भी नापसंद है। बेवजह खाएं वो भी नापसंद है। एतदाल योगी का एक खुलासा होता है, खासा होता है। और योगा वाकई पाकिस्तान में बहुत तेजी से फैल रहा है, बल्कि अब तो योग के नाम पे पता नहीं क्या क्या फैल रहा है, तो योगा भी फैल रहा है। और हमें देखना होगा, और मैं बार बार पिछले प्रोग्राम में भी आपके तवज्जो से कहा था कि अब मैं आता रहता हूँ हर महीने। अब मैं यहाँ पे क्लिनिक के लिए आता हूँ, अपना क्लिनिक करता हूँ, ऑर्थोपेडिक मेरी साइड है। लेकिन मैं जब आता हूँ तो फिर मैं डी ग्राउंड में योगा भी करता हूँ और उसमें हिस्सा लेता हूँ। मेरी दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा फैसलाबाद का जहाँ और चीज़ों में नाम है, वहाँ पे योग के जो फ़रोग है उसमें भी नाम होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि डी ग्राउंड आया करें, वहाँ योगा किया करें, फ्री ऑफ चार्ज क्लास होती है।
अब हमने वहाँ पे 3 दिन से फ्री क्लिनिक भी किया हुआ था ऑर्थोपेडिक, तो हमने वहाँ जोड़ों का दर्द, गर्दन का दर्द, इस पे भी काम किया। योगा एक तरीक़े इलाज है, तरीक़े एहतियात है। इस तरीका एहतियात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और तरीका इलाज के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ योगी विजाज साहब मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। तो जनाब, ब्रेक पे जाने से पहले इलाज के हवाले से गुफ्तगू की जा रही थी और एहतियात के हवाले से गुफ्तगू की जा रही थी। मैं इस बात को मानता हूं और सही समझता हूं कि योगा एक बेहतरीन तरीक़े एहतियात है। इलाज से पहले वो एहतियात जिससे इलाज की जरूरत न पड़े, बीमार ना हो, ये योगा का खासा है। लेकिन जब बीमार हो गए तो अब तरीक़े इलाज के लिए डॉक्टर मौजूद है। योगा ना डॉक्टर की रिप्लेसमेंट है, ना उनसे कोई तादाद है। हमारा काम है सेहतमंद रखना। अब सेहतमंद नहीं रहे तो डॉक्टर के पास जाना है। अब डॉक्टर जो है वो 2 तरह के होंगे, एक योगिक डॉक्टर होगा और एक डॉक्टर होगा एलोपैथिक है और दीगर हैं। एलोपैथिक डॉक्टर अपना काम करते हैं, उनको सलाम है जी, उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है और उनकी जो तहकीकात हैं उसका क्या बात है, माशाल्लाह बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और पिछले दौरों में तो आप हम सब ने बाकायदा दोनों हाथों से सलाम करके तारीफें की और कहा है कि वो फ्रंट लाइन मुजाहिदीन हैं। बिल्कुल हैं जी। इसी तरह योगा में जब आयुर्वेदा को मिला लिया जाता है तो फिर एक यौगिक तबीब पैदा होता है, आप उसको कह लें ऑल्टरनेटिव थेरेपिस्ट बन जाता है। योगा जहां तरीक़े इलाज नहीं एहतियात है, वहां पे तरीक़े इलाज के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, बशर्त है कि करने वाला एनाटॉमी को समझता हो, फिजियोलॉजी को समझता हो, उसको इल्मुल जिस्म आता हो, उसको समझ में आता हो, बीमारियों को समझ के फिर योगा को इस्तेमाल किया जाए तो इससे भी वो इलाज हो जाते हैं जो आमतौर पर मुमकिन नहीं होता। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और ये जो लाफ्टर थेरेपी होती है, इसका क्या काम होता है? इसका कोई ताल्लुक योग से नहीं है। लेकिन मैंने अक्सर देखा है ये पार्कों के अंदर ऊंची ऊंची हंस रहे होते हैं। जी बिल्कुल। मैं मेरे ख्याल से मैं सन 2002 से तो योग टेलीविजन पे करा रहा हूं। इन 60 सालों में मेरे तकरीबन, अगर मैं एहतियात से कहूं तो 20 साल गुजरे होंगे जो मैंने योग नहीं किया, वरना वैसे तो मैंने योग किया। हम तकरीबन 10 साल की उम्र से योग कर रहा हूं, तो 60 साल में 50 साल तो मेरे योग के गुजर गए। मैं दावे से कहता हूं कोई साबित कर दे ये योगा है तो मैं मान जाऊंगा। ये योगा नहीं है, ये लाफ्टर थेरेपी है। इसको लाफ्टर योगा कह रहे हैं। योगा हकीकत के करीब है, उसकी वाबस्तगी फितरत के साथ है। मुस्कुराहट जो है एक ऐसा टूल है जिसको हर दीन ने अपनाया है और कहा है चेहरे पे मुस्कुराहट रखो। कहक़ह लगाने के लिए तो आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह इरशाद मौत है कि ये दिलों को मुर्दा कर देता है। दिलों को मुर्दा कर देने वाली चीज कभी जिंदा कर सकेगी? अफसोस है कि जो लोग फजर की नमाज पढ़ के आ रहे हैं वो ये नहीं समझ रहे कि हम लाफ्टर थेरेपी करके क्या कर रहे हैं जी, दिल को बहुत अच्छा कर रहे हैं। कैसे दिल अच्छे होंगे जबकि मौलवी आजम ने कह दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हंसना, कहक़ह लगाना दिलों को मुर्दा करता है। बेशक। और क्या फरमाया एक और जगह कि मुस्कुराहट जो है एक मोमिन के लिए बेहतरीन सदका है, दूसरे मोमिन के लिए मुस्कुरा दे यही बहुत है, उसका तोहफा है। बिल्कुल। तो अगर कोई हंस के मतलब मुस्कुरा के सलाम ले लेता है आपसे तो मुस्कुराहट। और मैं बड़ा खुश हुआ कि आपने सवाल किया। मैं बड़े वसूख से आपके साथ कर रहा हूं, इसकी जिम्मेदारी मुझ पे, आपके चैनल पे नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है। आइए बैठ के डिस्कस करते हैं कि योगा है कि नहीं है। नहीं, ये योगा नहीं है। इसलिए योगा नहीं है कि जो गाइडलाइन दीन की मिल रही है उसमें ये दिल के अमराज पैदा कर रहा है कहक़ह लगाना। तो मिसाल है कि अब मैं आपके पास आता हूं और पूरे प्रोग्राम में यूं करके बैठता हूं, आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल एक अब आप बातें कर रहे हो, मैं कहूं आप बातें करके देखें जरा, मैं कहूं हा 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 हा, फिर आप बात करें जरा, मुझसे कोई बात करें, करें जरा बात। एथिकली भी अच्छा नहीं ना। आप थोड़ी देर में कहेंगे भाई तो थोड़ा रुक जा। वो चीज जो आपके 3 दफा करने से मेरे आपकी गुफ्तगू को रोक देती है और आपको जरा भारी पड़ती है, वो जहन को भारी पड़ेगी, दिल को भी भारी पड़ेगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और हमारे साथ योगी नईम भी मौजूद है। अच्छा, स्ट्रेचिंग का कितना अमल दखल है हमारी सेहत के साथ?
देखा जाए तो अगर बॉडी का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, अगर आप बॉडी अच्छा रिलैक्स हो जनाब, मुझे पता है आज आपके उस्ताद मोहतरम आपके साथ है, बिल्कुल, तो मैं भी थोड़ा मैं भी मुश्किल सोचा फील था मैं सीधा होके बिल्कुल बैठा। होती है। नहीं, वो बात का तो होता भी है ना उस्ताद- कि इंसान गलत ना बोल जाए अपने उस्ताद उस्ताद के के सामने बोलना जो है वो इतना आसान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जी, उसमें डर लगता है, और जब बड़े बैठे हों वहाँ पे छोटे बिल्कुल, बोलना आसान नहीं, और फिर उसमें थोड़ा सा गलती की गुंजाइश हो तो फिर उसमें डर लगता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। उसमें अच्छा, स्ट्रेचिंग के हवाले से स्ट्रेचिंग जो मैं समझा हूँ अभी तक, सर ने मुझे जो बात समझाई कि आप अगर फ्लेक्सिबल नहीं है फिजिकल तो आप बूढ़े हो चुके हैं। स्टिफनेस बुढ़ापा है। अगर आपकी मूवमेंट स्लो हो गई है, आप मूव नहीं कर पा रहे, चीज नीचे से उठा नहीं पा रहे, आप किसी भी साइड पे आप झुकना चाह रहे हैं लेकिन झुक नहीं पा रहे पूरी तरह, तो आप बूढ़े हो चुके हैं। अब मस्कुलर जितनी आपकी स्ट्रक्चर है फिजिकल, उसमें आपकी ब्लड सर्कुलेशन कैसी है, और आपके मसल्स की, अगर आपने किसी ऐसे योगी के पास या किसी ऐसे एक्सरसाइजर के पास जाके आपने एक्सरसाइज की है, तो आपकी इंटरनल मसल इंजरी अगर हो जाए तो उससे भी स्टिफनेस आ जाती है। होता क्या है कि हमारे यहाँ वार्म अप को लोग जो है वो शायद समझते हैं पसीना निकालना और तेज दौड़ लगा के वार्म अप करना। बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि ये गलत है। वार्म अप बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन का अच्छा होना है, पसीना निकालना वार्म अप नहीं है। आप ज़्यादा स्वेटिंग लेते हैं, उसमें फिर आपके और बहुत सारे मसाइल आते हैं, आपको पानी की कमी हो जाती है, उसके अलावा आप वॉमिटिंग भी हो सकती है, लूज मोशन हो सकते हैं। तो आप हमेशा कोशिश करें कि किसी एक्सपर्ट के पास जाएं एक्सरसाइज करने के लिए। ये बहुत बड़ा अमल है, ये छोटा अमल नहीं है। जैसे हम अच्छे से अच्छा डॉक्टर तलाश करते हैं अपनी सेहत के लिए, तो एक्सरसाइज को हम कहते हैं मैं खुद ही कर लूँगा, या किसी से भी हम करना शुरू हो जाते हैं। एक दफ़ा मैंने पहले भी कहा था कि मैं अब ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान में, जैसे आपने शुरू में बहुत अच्छा कहा कि योगा बहुत प्रमोट हो रहा है पाकिस्तान में, मैंने ये टीवी पे आपके प्रोग्राम में कहा था कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो चेक करे कि जो योगा करवा रहा है वो कहाँ से सर्टिफाइड है। सर्टिफिकेशन बहुत जरूरी है। इसकी सर्टिफिकेशन कहाँ से है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, वरना तो वो लोगों को गुमराह कर रहा है। यहाँ पे इतना प्रॉब्लम आ चुका है। मैं अब ये कहने पे मजबूर हूँ कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे पैदाइशी योगी पैदा होना शुरू हो गए हैं। पैदाइशी योगी, जहाँ पे योगा का नाम लेना जुर्म था, जिसको कहा जाता था कि योगा जो करता है ये गैर मुस्लिम है, वहां पे अब जो है वो हर बंदा योगी बने फिरता है। तो ये भी सोचने की बात है। चले जी, समझने की आप बात है। हमें स्ट्रेचिंग के हवाले से बताएं कि एक आम आदमी अगर स्ट्रेचिंग करना चाहे घर पे रह के, तो वो किस तरह से बॉडी की स्टिफनेस जो है उसको दूर किस तरह से किया जा सकता है? बॉडी की स्टिफनेस के लिए जैसे कि आपका दिल एक काम करता है, नीचे की तरफ सप्लाई जाती है पैरों की तरफ। 2 दिल लगाए हैं अल्लाह ने आपके पिंडलियों में योगा के मुताबिक। मेडिकल तो एक ही दिल है ना इसको, लेकिन मेडिकल भी इस चीज़ को समझता है कि ये सारी जो आपकी जो यहाँ पे पिंडलियों में जो आपके नर्व्स हैं आपके, उसको अगर आप मूव करते हैं, मसल्स को हिलाते हैं, तो उससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन दिल की तरफ बढ़ जाती है। दिल की तरफ जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है तो आपकी बैक स्टिफ नहीं होती, आपकी बैक साइड पे स्टिफनेस आती है ज़्यादा, फ्रंट पे स्टिफनेस नहीं आती। जिन लोगों को भी आप देखें उनकी कमर में दर्द होता है तो कमर स्टिफ होती है, झुकना, फॉरवर्ड झुकना मुश्किल है, पीछे झुकना आसान है। वो तो पेट ने पीछे झुकाया होता है, पेट इतना निकला होता है कि वैसे इंसान पीछे होता है, निकले होते हैं। पेट आगे होता है। आपके पिंडलियों के पीछे खिंचाव आता है, एड़ियों में दर्द होता है, ठीक है, आपके थाइस के पीछे स्टिफनेस आती है। तो बेहतरीन है कि आप सिर्फ अपने जो है वो टांग को सीधा करें और पाँव को स्ट्रेच किया करें, ठीक है, अपनी तरफ, और इसको चलाते रहें। जैसे आप वॉक करते हैं तो ये आपके मसल यूज होते हैं, पिंडलियों के मसल यूज होते हैं। इसी से फिर आपकी जो है वो पूरी बॉडी में जो है वो नरमी आना शुरू होती है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना शुरू हो जाती है। और स्टिफनेस का ताल्लुक आपके जहनी स्ट्रेस के साथ भी है। आप मेंटली कितने स्टिफ हैं लोगों के लिए, आपके अंदर अगर यानी सख्ती आपके है, कहने का मकसद है कि डिप्रेशन भी आपको स्टिफ करती नहीं, है। अगर आप सख्त हैं लोगों के लिए, अगर आप लोगों के लिए सख्त हैं, आपका रवैया सख्त है, आप किसी को बर्दाश्त नहीं करते, तो आपकी बॉडी कभी भी फ्लेक्सिबल नहीं हो सकती। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ पे स्टिफ होंगे, और बिल्कुल आपको जब कोई तरक्की कर रहा हो उसकी तरक्की को अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि आप उससे हसद करें या फिर कि कोई इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। डिप्रेशन से दूर रहना जी चाहिए। जी, फिजिकल अगर आप फ्लेक्सिबल होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको कभी भी स्टिफनेस ना आए और आप बूढ़े ना हो, तो आप लोगों के लिए सॉफ्ट हो जाएं, लोगों के लिए सॉफ्ट हो जाएं। मोहब्बत बहुत बड़ा अमल है। लेकिन यहाँ पे आप जिसके लिए सॉफ्ट होते हैं वो पीछे से, मुंह पे तो सॉफ्ट ही होता है,
पीछे से उससे ज्यादा सख्त होता है आप सर ये प्रॉब्लम है। देखें मेरे उस्ताद मोहतरम इन्होंने मुझे इज्जत बख्शी फैसलाबाद में, इन्होंने ये आज दूसरा प्रोग्राम है। ये अगर मैं ये सोच लूं कि मैं इस चीज को डिजर्व करता हूं तो ये मेरी बेवकूफ़ी है। जब किसी को इज्जत दी जाए, और देने वाले का ये ज़र्फ होता है, इज्जत देने वाले का ज़र्फ होता है, आपका कोई कमाल नहीं होता या आप डिजर्व नहीं कर रहे होते। अगर कोई आज के दौर में आपको इज्जत दे रहा है, मोहब्बत दे रहा है, तो इस चीज को सोचें कि उसका ज़र्फ कितना बड़ा है। अच्छा, योगा का खुशी के साथ क्या ताल्लुक है? अब अगर इंसान एक दुखी है तो वो खुश होना चाहे तो वो कौन सा आसन लगाए तो वो खुश हो सकता है? इससे कोई रिलेट है? एक आसन है जिसको हम बटरफ्लाई पोज कहते हैं। बटरफ्लाई पोज ऐसा पोज है जो आपको मेंटली खुशहाल करता है, सुसाइड टेंडेंसी को कम करता है। जो लोग, ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं हम खुदकुशी करने को दिल चाहता है हमारा, तो योग कहता है कि आप जो है बटरफ्लाई पोज करें। बटरफ्लाई पोज बहुत आसान है, सब लोग जानते हैं। आप जमीन पे बैठ जाएं, बेड पे बैठ जाएं, दोनों पैरों के तलवे साथ मिला लें और बाद में अपने करीब कर लें, पाँव जितने कर सकते हैं, और आप यूं कर रहे हैं। वो कई दफा आपने करके भी दिखाया है यहाँ पे। वो ना हो तो ये कर लिया करें, ठीक है ना? हाफ बटरफ्लाई, मतलब अगर बैठे हैं तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। हाफ बटरफ्लाई, लेकिन ये किसी महफिल में ना करें, वो समझेगा खामा टांगे ले जा रही है, बीमार है। ये कर लें, ये बड़ी अच्छी बात कर रहा है। मैं इसलिए मुनासिब तो नहीं है बीच में बोलना कि मेरा बेटा बोल रहा है, तो फिर जब बच्चे वहां पहुंच जाएं जहां पे वालिदैन खामोश रहने लगे तो ये बड़ा मजे का मुकाम है। बिल्कुल, बच्चे वालिदैन को बोलने से बंद कर दें, ये क़यामत का मुकाम है। लेकिन वो वालिदैन बच्चों की गुफ्तगू में खामोश हैं, बड़ा कमाल का है। तो मैं उस कमाल में इस वक्त खोया हुआ था। ज़ाहिर बात है इस वक्त हम उस तरह बैठ नहीं पा रहे, तो मैंने सोचा ये कर दूं। ये बच्चियों के लिए बहुत अच्छा है और ये सुसाइड टेंडेंसी ख़त्म करता है। और इसमें एक ऐसा हमारे प्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर एक ऐसी सिक्रेशंस आती है। ज़ाहिर बात है हमारा तो सारा काम ही एंडोक्राइन ग्लैंड से है, तो जब हमारे ग्लैंड जो है प्रोडक्टिव ग्लैंड्स जो वो सिक्रेशन देते हैं तो जिंदगी अच्छी लगती है, हमें फूल अच्छे लगते हैं। अगर कोई उदास होने लगे और इसके साथ ज्ञान मुद्रा लगा लें। ज्ञान मुद्रा जो है ये गुस्से को खत्म करता है, नींद को अच्छा लाता है, और ये जो हमारे अंदर एक सुकून की आमद, ये वजह है कि आपने देखा योगी ज्ञान में बैठे होते हैं इस तरह ज्ञान मुद्रा लगा के। ज्ञान मुद्रा, बटरफ्लाई, इनर पीस, बड़ा मजा आता है। और जो सबसे मजे की चीज है ना, अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर सुकून हो तो आप दुनिया के अपने बाहर सुकून बनाएं, अपने बाहर सुकून कायम रखें। आप चाहते हैं कि आप पुरसुकून रहें, आपके साथ लोग अच्छा बर्ताव करें, तो फौरन आप बर्ताव जो आप चाहते हैं ना वो लोगों से करने लगे, आपको वो रिटर्न में मिलने लगेगा। जनाब हमारी आज की डिश जो है वो तैयार हो चुकी है। मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा क्लोजअप करके भी दिखाएं, क्योंकि आज का शेफ मैं था। तो ब्लिवियन सैंडविच जनाब हमने आज खास तौर पे आपके लिए तैयार किया है, और जो रेसिपी रह गई थी वो मैं बता दूं कि चीजें तो प्रिपेयर कर ली थी, लेकिन इसको हमने लगाया कुछ इस तरीके से कि बटर जो है वो अप्लाई किया ब्रेड के ऊपर, उसके बाद उसके ऊपर हमने अंडा रखा जो कि हमने फ्राई किया था, उसके बाद उस पर गार्निशिंग की हमने बंद गोभी की और टमाटर की, उसके बाद एक और पीस रखा, और इसी चीज को दोबारा रिपीट करके जब एक बिल्डिंग तैयार होगी उस पर हमने जो अपनी वुडन स्टिक है वो लगाने के बाद योगर्ट हमने और साथ में सर्व किया है, और गार्निशिंग के लिए टमाटो और बंद गोभी साथ में रखी है, और कुछ स्प्रेडिंग इसके ऊपर ब्लैक पेपर की है। और मेरे मुंह में तो जनाब पानी आ रहा है। योगी साहब आप क्या कहेंगे? मैंने अच्छा तैयार किया वैसे आज सैंडविच। तुमने इसको डिस्क्राइब इतना अच्छा किया तो तैयार तो वाकई अच्छी हुई होगी। ये तो तफसीलात जो शो खत्म होगा उसके बाद एक तो होता है टेस्ट आएगा खाने से, मैं समझता सुनने से भी आना शुरू हो गया मुझे आंखें बंद करके सुनने। ये भी एक फन होता है ना कि आप स्केच पूरा बना दें, जो नहीं भी देख रहा वो आपको सुनने से महसूस कर सके कि आपके आगे क्या चीज पड़ी है। तो योगी विजाज साहब बहुत शुक्रिया आज के शो में आपका आने के लिए। योगी नहीं, आपका भी बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। तो नाज़रीन इसी के साथ आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान और आज के शेफ हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।